देखिए जो फाइल अभी 105 एमबी का जस्ट बनाए हैं, उस फाइल में 3 से 4 चीज़ों को इंक्लूड किए हैं, ठीक है? 3 से 4 चीज़ों में क्या चीज़ें हैं? हमने कल पिछले वाले क्लास में हमने जो है, पहले तो जो तिवारी है, तिवारी से हमने सारी चीज़ों को हाइलाइट कर दिया, जो हमने बोला था कि अब आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो फाइनल हमने इनको हाइलाइट कर दिया कि क्या कहाँ तक करना है, कैसे चीज़ों को करना है। वो कंप्लीट है, ठीक? इसके बाद आपको जो दृष्टि वाले से है, जितनी भी चीज़ें हम लोगों को पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, वो पिछले क्लास में जितना पढ़ा था वो था, और आज प्रेमचंदोत्तर युग से जो आगे करना था, जहां तक करना था, वो है। उसी पीडीएफ में आपको जो प्रीवियस के प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, वाईसीटी वाला प्रैक्टिस सेट, उसको भी जोड़ा है। और इसके सरस्वती पांडे को नहीं जोड़ा है, और टाइम टेबल वगैरह सारी चीजें जोड़े हैं, ठीक है? एक बार हम पूरा अच्छे से उसको दिखाते हैं। एक चीज और, इस तरीके से एक रजिस्टर आपका है, जो हमने ये टाइम टेबल का देखिए, ये शेड्यूल कर दिया आप लोगों को कि कैसे कैसे चलेगा हम लोगों को 3 क्लास, और आप लोग भी अपना मेंटेन कर लो। दूसरी चीज ये है कि जैसे हम कहानी वाला शुरू कर दिया है, तो कहानी आंदोलन से यात्रा शुरू हो जाता है। इसके बाद आप देखिए रजिस्टर में क्रमशः कि हमें यही वाला, इसके मतलब इसको फॉलो करके हिंदी साहित्य वाला, और जितने भी कहानी संग्रह एक एक करके याद कराना है वो क्रम से। तो जितने लोगों को याद कराना पिछला और आगे, सारी ये चीजें ऐसे करके देते रहेंगे, और जो इंपॉर्टेंट चीजें जिस चीज से रिलेटेड उसको आगे लिखते रहेंगे, ठीक है? तो ये फाइनल एक रजिस्टर ऐसे आपके पास होना चाहिए, जिसमें सारी चीजों को आपको लिखना है। चलिए तो सीधे हम उस पे आ जाते हैं ना, पीडीएफ वो करके वो करते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। अभी अभी ऑफ कर दीजिए, लास्ट में भी फिर इस तरीके से करेंगे। मैं शेयर कर देती हूँ स्क्रीन। ये मैंने ये कर दिया ना कि जैसे इस क्लास में और भी लोग जुड़ना चाहें, तो उसके लिए हमने कंफर्म कर दिया है कि ये लाइव क्लास में जुड़ के इस तरीके से पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे कांटेक्ट नंबर है। ये वाला एक क्लास ना डेमो के लिए भी देंगे, तो यहाँ पे इसलिए मैंने इसको लगा दिया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हिंदी कहानी विकास यात्रा। तो पिछला जो 2 घंटे का अपना क्लास है, जिसमें हमने प्रेमचंद से पूर्व वाला देखा था। अब अपना अपना जो है वो माइक जो है ऑफ कर लीजिए। पिछले वाले क्लास जो हमने 2 घंटे से बोला कि ये यहाँ से अब आपको रिवीजन क्लास के तौर पे इस चीज को रिकॉर्डेड फॉर्म में रखना है। वो 2 से 3 बार भी सुनेंगे तो भी आपको फायदा ही उससे होगा। तो उसमें पिछले क्लास में हमने हिंदी कहानी विकास यात्रा जो शुरू किया था, तो ये सारे सोर्सेज को हम एक ही जगह के कंपाइल करके चीजों को करवा रहे हैं। अभी किसका माइक ऑन है वो देखिए, बंद करिए, ऑफ कर दीजिए, किसका है? इसमें इतने चीजों को सोर्सेज को हम ले रहे हैं, एक्स्ट्रा नहीं, इतनी चीजों को पहले कोशिश करें कि कंप्लीट हो। तो पिछला क्लास जो हम लोगों ने कराया था, कहानी की विकास यात्रा में 3 सेक्शन आपको पड़ाव में देखा था कि अगर प्रेमचंद जी केंद्र में थे तो प्रेमचंद पूर्व की स्थिति क्या थी, यानी कहानी की विकास यात्रा अगर 1900 से शुरू होता तो 1915 के दौर में क्या स्थिति कैसी थी, यहाँ तक बात किया था। फिर 1915 से लेके हम लोगों ने बात किया था 1936 तक का, जिसमें प्रेमचंद प्लस प्रसाद दोनों लोग आते हैं, उनके संबंध में बात किया था। आज हमें प्रेमचंद जी के बाद यानी प्रेमचंदोत्तर युग के संबंध में बात करना, वहां से आगे चीजों को कंटिन्यू करना है। ये चीजें हमारी ये कहानी विकास यात्रा में। अब ये कुछ इस तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर वाला समय सारणी बना दिया है, और आप लोगों को बता दें हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। देखिए, एक तो उपन्यास, कहानी, निबंध, तो तीनों चीजें हम लोगों का लगभग यहाँ से तिवारी वाले से कवर हुआ है। तो प्रैक्टिस से डेली चल ही रहा है, तो कोशिश ये है कि हम अपनी तरफ से कि हाँ हमें करते रहना है। वो आप देखो कितने कितने क्लासेस करो, जैसे 8-9 क्लास उपन्यास में हो गया, कहानी में 3 हो गया, निबंध में हो गया, उसको आपको कराना है। कुल मिला के हमने ऐड ऑन किया तो 1500 क्वेश्चन बन रहे हैं, तीनों को मिला के तो वो आराम से हो जाएगा। एक तो ये चीज फॉलो करना है रूटीन में। दूसरी चीज हमने बताया था 25-25 प्रैक्टिस सेट असिस्टेंट प्रोफेसर का लगवाएंगे, जो अच्छे से लगवाएंगे। तो जब भी आपको समय मिले अपने शेड्यूल में कर लीजिए, आधे घंटे 1 घंटे जैसे भी लगे, एक एक प्रैक्टिस सेट, जैसे 4 प्रैक्टिस सेट लगभग हो गया। जीडीसी अगर आप देखेंगे तो जो प्रैक्टिस सेट खत्म हो चुका, प्लेलिस्ट बना दिया है, तो उसमें हमने जैसे जीडीसी डिग्री कॉलेज वाला 20 का करवा दिया है।
आरपीएससी लेक्चरर का करवाया है, यूपी हायर कमीशन का 2021 कराया है, और आज जो यूपी हायर कमीशन का जो है एक मुझे लगता है कि 2016 वाला जो है, ये यूपी हायर कमीशन का 16 वाला एक पार्ट डाला है, क्योंकि टोटल अगर देखेंगे ना तो टोटल इसमें जो है 70 क्वेश्चन थे, और मैंने इसको 2 सेगमेंट में बाँट दिया। तो इसका एक पार्ट यूपी हायर कमीशन का आज गया, एक दूसरे दिन जाएगा। इस तरीके से ये इतने कंप्लीट प्रैक्टिस सेट वो कराने वाले हैं। इसके बाद यूजीसी नेट का भी ऐसे 24 से लेके पिछले तक जाना है, और फिर टीजीटी, पीजीटी के जितने प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, वो सारी चीज़ें हमारे शेड्यूल में रहेगा। और इसके अलावा हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अलावा हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं कि तिवारी की किताब को कंप्लीट करें, तो कहानी संग्रह खत्म करते चल रहे हैं, और वो भी कहानी संग्रह में अब रैंडम नहीं खत्म करेंगे, किसी का भी उठा लें। अभी तक जैसे आपको यशपाल, भीष्म शानी, इन लोगों का याद कराया, अब जो है आज से जो हमने ऑर्डर दिया है वो आपके किताब के अकॉर्डिंग दिया है कि ये ऑर्डर से है और हमें क्रम से उस तरीके से याद करना है। तो ऐसे करेंगे तो एक पूरी हमारी लिस्ट हो जाएगी, जो कहानी संग्रह इस तरीके से खत्म हो जाएगा। सेम चीज़ हम लोग निबंध में करेंगे, और निबंध के बाद उपन्यास में करेंगे, तो हमारा पूरे लिस्ट में कि हाँ इस तरीके से हम कर रहे हैं। बाकी हमने लिस्ट में और भी जगह बनाया हुआ है, आगे चीजें जैसे जैसे कराएंगे वो जोड़ते जाएंगे। ये इसलिए है ना, क्योंकि इस तरीके से देखें कि कितना दिन में क्या चीजें फॉलो हो पा रहा है, कितने सेट हो पा रहे हैं, वो हमारा एक कंप्लीट होता रहेगा। अब दूसरी चीज ये है कि जैसे हम लोग कहानी की विकास यात्रा कर रहे हैं, तो एक दिन में तो चीजें याद नहीं होगी, इसलिए धीरे धीरे चीजें याद करेंगे। और ये निमोनिक्स टेक्निक से ये तो हम लोग अभी लाइव क्लास में ऐसे सामने बैठ के डिस्कस करेंगे। तो अब जो आपके यहाँ पे बुक में जिस तरीके से दिया है, वो मनोविश्लेषणवाद में क्रम से इस तरीके से दिया है। जैसे जैनेन्द्र के पहले दे दिए, कहानी संग्रह दे दिया, फिर यशपाल का दे दिया। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि हम कहानी संग्रह तो दिए हैं, इन लोगों को ज्यादा कहानियों के बारे में नहीं दिया गया है, लेकिन कुछ लोगों के इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में दिया। तो ये जितने चीजें खोले यहाँ पे, मतलब कि ये जगह छोड़ दिया है, उसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज को हम नोट डाउन करते रहेंगे, तो बराबर ये अपडेट होता रहेगा लिस्ट। और अभी हम लोगों का ध्यान है कि सबके कहानी संग्रह को याद कर लें। तो यशपाल का ये चीज हमने कराया था पिछले क्लास में, और अभी आज जो हम लोग जैनेन्द्र का याद कर लेंगे, और यशपाल का पिछले क्लास में हम लोगों ने याद किया था। इलाचंद जोशी का कर लेंगे, मनोविश्लेषण में ये आते हैं। इलाचंद जोशी हो गए, अज्ञे जी हो गए, इलाचंद जोशी, अज्ञे, इनके अलावा यशपाल, यशपाल नहीं आते, जैनेन्द्र आते, इलाचंद जोशी आते, अज्ञे आते हैं, देवराज आते हैं। तो हमें इनका इलाचंद जोशी का आज याद कर लेना है, और अज्ञे जो है, अज्ञे को याद करना है, इनके कितने हैं ये। फिर इसके बाद वहां पे क्रम से में अस्क का दिया, उपेन्द्र नाथ अस्क का दिया है। तो देखेंगे एक दो लोगों का जैसे जैसे याद होता है, इस तरीके से लिस्ट अपडेट किया जाएगा। और राजेंद्र यादव का हमने याद कराया था, तो राजेंद्र यादव का याद है। सेम चीज आप लोग अपनी कॉपी बना लीजिएगा। अब भीष्म सानी का भी हमने पिछले क्लास में कर लिया था, नौ कहानी संग्रह में कौन कौन से हैं। और फिर निर्मल वर्मा का कौन कौन सा वो भी देखा था, धर्मवीर भारती का कौन सा है देखा था। तो बहुत जल्दी आराम से जैसे जैसे हम लोगों को क्वेश्चन सारी चीजें खत्म होगी, ये सारा काम भी खत्म हो जाएगा। अब ये रही बात कि यहाँ से हमें कहानी की विकास यात्रा को पूरा कंप्लीट करना है, तो इस पे अभी बाद में आते हैं, पहले ये चीज देख लें। ये चीज इसलिए बता देते हैं ना, क्योंकि आपको मेंटेन करते चलना है ये सारी चीजें। क्लास हम लोगों का 8 ही बजे से था, लेकिन ये समय लग गया सारी चीजों को करते करते। इसको जितने अच्छे से रूटीन से फॉलो कर पाएंगे, समझ लीजिए उतना ही अच्छा रहेगा। हाँ, यहाँ पे जैसे कहानी विधा था ना, तो कहानी विधा से जो पिछले वर्षों में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सीरीज चल रहा है, ये इसका तीसरा पार्ट है, और ये आप लोगों को ध्यान में रखते हुए जो यूट्यूब पे कराया जा रहा है, तो उसको रेगुलर आपको लेते रहना, उसको अपडेट करते रहना कि हाँ हम क्वेश्चन लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, उसका लाभ लेते रहना। तो प्रश्नोत्तरी सीरीज में 3 क्लास में मिला के आपके अगर 15 से 20 क्वेश्चन हम करा रहे हैं, तो कितने लगभग हो गए हैं इसमें आप देखो तो, लगभग क्वेश्चन यहाँ से आपने शुरू किया था जयशंकर प्रसाद का, ये सारे करके पहले वाला जो वीडियो था, यहाँ पे 1010 तक क्वेश्चन पहले वाले में था, आधे घंटे में वीडियो में। फिर ऐसे ही 1010 तक आप जाएंगे, 1011 से लेके 1030 तक ऐसे आपका दूसरा वीडियो था, उसमें आपको सेकंड वाला कर लेना है।
30 तक, यानी कविता की नई तारीख तक। फिर 1030 से लेके ऐसे ही 20 क्वेश्चन लगभग थर्ड वीडियो में। 3 वीडियो आ चुका है, कल उसका चौथा पार्ट रहेगा। तो कोशिश करिए ना कि ये रेगुलरिटी में मेंटेन रहे। ऐसे करेंगे तो आराम से टाइम से आपका ये क्वेश्चन भी जितना भी है वो खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, टॉपिक के साथ इसको कर रहे हैं तो चीजें याद होती चलेंगी। ये आपके जिम्मे है। प्रश्नोत्तरी सीरीज भी हमने इसमें लगा दिया है बीच में, और इस प्लेलिस्ट को अपडेट करते रहेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हाईलाइट भी कर रहे हैं, कहीं अपना रजिस्टर वगैरह बना के जो चीज नहीं आ रहा है उसको नोट डाउन करते रहेंगे। ये क्वेश्चन वाला काम करना है आपको। हाँ, अब ये जो है सरस्वती पांडे वाले से जो रिवीजन के पर्पज से, तो इसको हम लोग कोशिश करेंगे 2 से 3 बार एक चीज को रिवीजन करें ना। तो पांडे वाली किताब को भी को ये छोड़ दे रहे हैं। सेम ही चीज है, कुछ अलग तो है नहीं। तो जब बीच-बीच में हम लोग रिवीजन के तौर पे लेंगे तो इस वाली किताब का इस्तेमाल कर लेंगे, यहाँ से यूज कर लेंगे। सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा आपको हेडेक नहीं लगेगा। जब पहले से सारी चीजें याद रहेंगी तो बहुत ज्यादा बर्डन नहीं लगेगा। सेम चीज है, घुमा फिरा के वही चीजें हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। तो हम लोग इस पे आ जाते हैं। अब देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने दृष्टि वाले से जो है चीजें वन डे टाइप में उस चीज को कवर करने की कोशिश की थी, तो कहाँ तक किया था। वो 2 घंटे का क्लास था, वो तो रिवाइज नहीं कराएंगे, तो बता दे रहे हैं उस क्लास में क्या है। इसलिए इस क्लास से पहले एक बार उसको भी देख लीजिएगा। यहाँ तक हम लोगों ने पिछले क्लास में शुरू किया था। देखिए, सामान्य परिचय लिया था। सामान्य परिचय में पहले वीडियो में हमने कहाँ से अच्छे से कराया कि कैसे सरस्वती पत्रिका में कहानी आया, फिर कहानी, गल्प और आख्यायिका में क्या अंतर है ना, किसने किसको क्या चीज माना, बहुत अच्छे से उसमें समझाया था। फिर इसमें बताया था कि कहानी संबंधी विवाद, इसे बार बार क्वेश्चन आते हैं। इस लिस्ट को हम लोगों को बार बार रिवीजन पे रखना है कि याद होता चले। और इस तरीके से पूरा था, है ना। ये पहले क्लास में हम लोग कर चुके थे। दूसरा ये था कि कहानी के चरण। तो जैसे कहानी के चरण में पहले वाले वीडियो में 1900 से 15 की यात्रा कर लिए थे, और 1915 से 36 की यात्रा, जिसमें प्रेमचंद प्रसाद युग दोनों ही आता है। आज हम लोग प्रेमचंदोत्तर करने वाले हैं, 36 से 55 की यात्रा। वो इससे भी करने वाले, दृष्टि वाले से भी करने वाले हैं। बाकी हम लोग कहानी आंदोलन, जितने कहानी आंदोलन 6-7 थे उसको पढ़ चुके हैं। और फिर इस तरीके से आगे चलता रहेगा। तो ये सारी चीजें देखा था। अब प्रेमचंद पूर्व युग में याद हो 1900 से 15 में जितने भी इंपॉर्टेंट कहानी है वो देख लिया था, पूरी लिस्ट। और इस लिस्ट को आप लोगों को ये क्यों दे रहे हैं, बीच बीच में इसको रिवीजन करते रहना है सारी चीजों को, है ना। तो ये पूरा हमने देख लिया था। फिर प्रेमचंद प्रसाद युग में देखा था, प्रेमचंद प्रसाद युग में क्या है, कैसे है, सारी चीजें जितनी भी हैं, और सारी इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट है। तो आप अपनी सुविधानुसार उसको लिख सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं। अब हमने ये बताया था कि जब हम लोग जो अपना रजिस्टर बनाएंगे, तो कहानी संग्रह में ये प्रेमचंद जी के मुख्य कहानी संग्रह है, तो प्रेमचंद जी को एक जगह पे इकट्ठा करके सारी चीजों को यहाँ पे कंठस्थ करने की कोशिश करेंगे, ताकि कंफ्यूजन ना हो। प्रेम से बहुत ज्यादा है, तो ये कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए कोई ट्रिक बनाएंगे। फिर इनकी जितनी भी कहानियां, तो ये जो लिस्ट हमने बनाया है ना, कॉपी बनाई है, उसमें ये सारी इंपॉर्टेंट चीज एक जगह पे लिख देंगे कि कोई भी चीज लास्ट तक हमारा छूटे नहीं। ये लिस्ट को हम लोगों को अच्छे से अपडेट करना है, क्योंकि 5 कहानी संग्रह इनका था प्रसाद जी का, और पांचों बार बार एग्जाम में आता है। हर एक कहानी संग्रह में लगभग कितनी कहानियां हैं, और कुल मिला के अगर इन्होंने 70 कहानी लिखी है, तो 70 कहानी में सबसे मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट कहानी कौन सा है। तो इस लिस्ट को भी हमें अपडेट रखना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों चीज लिस्ट में रखेंगे। फिर वर्ड विषय वगैरह तो यहीं से कर लेंगे, जो चीजें काम की नहीं उसको कॉपी में नहीं उतारना है। ये करके आज हमारी यात्रा जो शुरू होने वाली है, ये है प्रेमचंदोत्तर युग से। यहाँ से हम प्रेमचंदोत्तर युग को पढ़ रहे हैं, और यहाँ से इसके बाद तिवारी वाले पे जंप करेंगे कि वहां से हमने कैसे यात्रा शुरू करना था। देखिए, यहाँ पे प्रेमचंदोत्तर युग में मतलब कि आप समझो कि 1936 के बाद की बात बता रहे हैं। 1936 का मतलब आप ये समझ लो कि 1918 से 36 के दौरान ही आपका उधर अगर देखे उधर, तो कौन सा समय चलता है, छायावाद का। तो इसका मतलब प्रेमचंदोत्तर युग इनका गदर, गोदान और कफन कहानी, और प्रेमचंद जी का हिंदी साहित्य से जाना, उसके बाद का जो दौर शुरू होता है उसको प्रेमचंदोत्तर कहते हैं। जब प्रेमचंद जी नहीं है ना, प्रसाद है, प्रेमचंद है, उस तरीके से सक्रियता नहीं है। अब छायावाद प्रगतिवाद में बदल चुका है ना। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है, लखनऊ में अधिवेशन होता है, मुल्क राजा आनंद सज्जाद जाहिर, वो सब हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास के छायावाद और प्रगतिवाद वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। लेकिन आपको इसके समानांतर ये समझना है कि जो प्रेमचंद युग है
है ना? प्रेमचंद युग है, उसमें मोटे तौर पे आपको कहानी की 2 धाराएँ दिखती थी। 2 धाराएँ यानी जिस तरीके से आपकी पृष्ठभूमि में चीज़ें चलती, कहानी वैसे ही लिखा जाता है। वो एक दौर था, उफान का दौर था, देशव्यापी आंदोलन हो रहे थे, सबको आज़ादी चाहिए था, गांधी जी थे, उनके मूल्यों को फ़ॉलो कर रहे थे लोग। तो चाहे जैनेंद्र हो, चाहे प्रेमचंद हो, चाहे प्रसाद हो, उन लोगों में वो देशभक्ति भावना दिखता था। 36 के बाद का जो समय थोड़ा-थोड़ा आप देखेंगे आज़ादी की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो प्रेमचंद युग में मोटे तौर पे कहानी की आपको 2 धाराएँ दिखती है। कहानी की 2 धाराओं में क्या दिखता है? सामाजिक यथार्थवादी और व्यक्तिवादी। सामाजिक यथार्थवादी और व्यक्तिवादी। ये दोनों धाराएँ कभी स्वतंत्र और कभी आपस में मिलती हुई विस्तार पाती हैं। ये युग 2 विचारधारा के प्रभाव का युग है। एक तो मार्क्सवाद है, मनोविश्लेषण। देखिए ट्रांसफॉर्म हो गया ना, जब चीजें रूपांतरित हो गई तो उसी के अकॉर्डिंग कहानी भी मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे सामाजिक यथार्थवाद और व्यक्ति यानी प्रेमचंद युग में 2 चीजें, 2 धाराएं चल रही थी। सामाजिक यथार्थ यानी समाज में जो रियलिटी थी वो, और एक व्यक्तिवाद था। तो ये कभी मिल जाती थी, कभी विस्तृत हो जाती थी। ये युग 2 विचारधाराओं के प्रभाव का युग है, ये वाला। इसमें मार्क्सवाद आ गया। अब मार्क्सवाद की सीधी सी फिलॉसफी है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, जो तुमसे तुम्हारा शोषण कर रहा है उसके प्रति खून की क्रांति कर दो। ये सीधा सीधा मार्क्सवाद कहता है। और मनोविश्लेषण कहता है कि मनुष्य की इकाई सत्ता उसका खुद का अस्तित्व है, उसको मशीनी यंत्र की तरीके से समझकर उसके साथ खिलवाड़ मत करो। यानी जहाँ पे एक तरफ समाज को बहुत ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा था, गांधीवादी मूल्यों, सत्य, अहिंसा, वैल्यूज को जहाँ तवज्जो दिया जा रहा था, सीधे वो चेंज हो गया 1936 के बाद। वो आ गया कि हमारे हक को वापस दो, हमें मशीन की तरह ट्रीट मत करो, व्यक्ति को केंद्र में रखो, समाज को भले हाशिए में रख दो। सीधा सा चेंज हो गया। अब बिल्कुल कहानी समझिए कि इस रूप में चेंज होगा, जैसा विषय वस्तु कहानी का जैसी परिस्थिति होगी वैसे ही उसी तरीके से मूव हो जाता है। तो मार्क्सवाद से प्रभावित धारा को प्रगतिवादी या समाजवादी कहानी कहते हैं, जबकि फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित धारा को मनोवैज्ञानिक। तो 2 चीजें हुई। मार्क्सवाद से जो हमारी कहानी है प्रभावित है वो प्रगतिवादी, यानी कोई भी चीज है, बड़ा प्रगतिशील व्यक्ति है, अगर आपके साथ कोई गलत व्यवहार, शोषण करा तो आप आवाज बुलंद करोगे, दबोगे नहीं, सप्रेस नहीं कर सकता कोई आपको। और ये समाजवादी कहानी हो गया। और जो फ्रायड के मनोविश्लेषण से है अपने यहाँ पे आया, उसको हम कहेंगे मनोविश्लेषण। तो ये 2 धाराएं यहाँ पे चलना शुरू हो गया। अब जो प्रगतिवादी जो कहानी है, इनके प्रतिनिधि कहानीकार में कौन आते हैं? तो प्रगतिवाद कहानीकार के तौर पे आते हैं यशपाल। प्रगतिवादी जो कहानी है, प्रगतिवादी कहानी के प्रतिनिधि कहानीकार के तौर पे यशपाल है, तथा अन्य महत्वपूर्ण कहानीकार में रांगे राघव, राहुल सांकृत्यार और नागार्जुन है। तो प्रगतिवादी कहानी, इनके प्रतिनिधि कहानीकार यशपाल हैं। अन्य महत्वपूर्ण कहानीकारों में रांगे राघव है, राहुल सांकृत्यायन है, नागार्जुन है। 3 लोगों का नाम हमें ध्यान रखना है। यशपाल, रांगे राघव, राहुल सांकृत्यायन, नागार्जुन। मनोविश्लेषण में कौन है? जैनेंद्र है, इलाचंद जोशी, अज्ञेय देवराज का नाम भी दिया जाता है, डॉक्टर देवराज उपाध्याय। तो यशपाल, रांगे राघव, राहुल सांकृत्यायन, नागार्जुन, 4 लोग यहाँ हो गए। और 4 ही लोग आप देखेंगे 3 कहानीकार में, जैनेंद्र, इलाचंद जोशी, अज्ञेय हो गए। मनोवैज्ञानिक कहानियों में आप देखो क्या चीज होता है। मनोवैज्ञानिक में मन के विज्ञान को समझने का प्रयास होता है, अर्थात कथा वस्तु जो होगा, जो प्लॉट तैयार किया जाएगा, उसमें बाहरी जीवन की ना बात करके व्यक्ति के आंतरिक जीवन की बात की जाती है। जैसे हम देखिए, अभी तक पहले कहानी में, कथा वस्तु में क्या होता था, समाज को ज्यादा आप देते थे, तो समाज में ये जो व्यक्ति है उसको भले उसकी खुशी दुखी से कोई मतलब नहीं, खुश है दुखी उससे नहीं, वो समाज के प्रति कर्तव्य दायित्व बोध निभा रहा है तो बहुत अच्छा इंसान है। वो खुद के मन के लिए, चाहे अपने मन के मार को कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। पर यहाँ वाले कहानीकार कहते हैं ये बात गलत है, इंसान अपने मन को नहीं मारेगा, एक ही जिंदगी मिला है। तो यहाँ पे चेंज हो गया। मनोविज्ञान की कहानी में कथा वस्तु बाहरी जीवन है, समाज को इतना ज्यादा नहीं, व्यक्ति को केंद्र में रखने लगा। वो व्यक्ति के आंतरिक जो मन में चीजें चलती थी, वहां पो चलता था, वो व्यथित है, चिंतित है, कुंठित है, उनके समाधान में लगे, उनको विषय वस्तु का आधार बना लगे कि इनको हमको एक तरीके से आधार में रखना है, इनके बारे में कुछ करना है। अब इन कहानियों में घटनाओं का महत्व कम हो गया और चरित्रों के अंतर्द्वंद, चिंतन, मनन, आत्मविश्लेषण वो बढ़ गया। इनकी भाषा सीधी सपाट ना होकर बेहद प्रतीकात्मक होती। अब भाई देखिए, अब इस तरीके से किसी के मन की परतों को खोलना है तो आप सीधे नहीं खोल सकते, समाज स्वीकार्यता नहीं देती है चीजों को, क्योंकि वो समाज के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है ना। समाज से विद्रोह का मतलब आपको कोई भी चीज रखना, प्रतीकात्मक उसमें रखना है। तो लेखक की कोशिश रहती है कि चरित्र के चेतन और अवचेतन की फांक को ना पाठक तक पहुंचाए, लेकिन कैसे, उसको ढक के, तोप के पहुंचाए। जैसे महादेवी वर्मा, तो कई कविताओं में आप उनके देखेंगे, तुम आ जाते एक बार, मेरे दीपक ऐसे जल, तो वो इस तरीके से कि आप समझ भी नहीं पाओगे, लेकिन वो अपनी बात कह दे रही हैं। तो
भाव को पाठक तक पहुंचा सके और इस प्रक्रिया में पाठक को भी अपने व्यक्तित्व की भीतरी तह को समझने की एक सूक्ष्म दृष्टि वो मिल सके। भगवती चरण वर्मा है, भगवती प्रसाद वाजपेयी है, राहुल सांकृत्यायन। कौन कौन? भगवती चरण वर्मा हो गए, भगवती प्रसाद वाजपेयी जी हो गए, राहुल सांकृत्यायन हो गए, उपेंद्र नाथ सत्स्कय है, विष्णु प्रभाकर जी हैं, अमृतलाल नागर है, रांगे राघव है, अमृत राय है, चंद किरण सोन रक्षा। ये इस युग की दो मुख्य धाराओं के साथ साथ चलने वाले कहानीकार हैं। पहले तो हमने मनोविश्लेषण और समाज में बांट लिया कौन कौन है। मनोविश्लेषण में 3 लोग को बांट लिया, 3-4 लोग को, और उधर हमने समाजवाद में बांट लिया। लेकिन इनके समानांतर और भी जो लोग चल रहे थे उसमें भगवती चरण है, भगवती प्रसाद वाजपेयी है, सांकृत्यायन है, अस्क है, विष्णु प्रभाकर है, नागर है, रांगे राघव जी है, अमृत राय है, चंद्रकिरण सोन रक्षा है। ये 2 पैरेलल धाराएं हो गई। अब इनमें से जो सांकृत्यायन है, अमृतलाल नागर है, रांगे राघव है, अमृत राय, इन पर जो है यानी सांकृत्यायन पे, नागर पे, रांगे राघव पे, अमृत राय पर, इन पे जो है मार्क्सवाद प्रगतिवादी आंदोलन का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखता है। यानी लगता है कि सही बात है, सांकृत्यायन हो, नागर हो, राघव हो, अमृत राय, ये लोग शोषण जिसके साथ हो रहा है उसके खिलाफ आवाज बुलंद करने की बात करते हैं, समाजवादी व्यवस्था को एक तरीके से कायम करने की भी बात करते हैं। तो मार्क्सवाद इस फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, ये चीजें वो दिखता है इन लोगों में। अब यहाँ से हम देखें कि इसमें फिर कौन कौन से कहानीकार, उनकी कौन सी कहानियां आती हैं जो हमें ध्यान रखना है। तो ये चीज तो अब याद कराने का काम तो अभी हम लोग ऐसे सामने से करेंगे, लेकिन आपको बस ये देखना है कि इस दौर में जो भी प्रेमचंदोत्तर कहानीकार में प्रमुख रूप से आते हैं, कहानीकार और कहानियों में, तो सबसे पहले इलाचंद जोशी। तो इलाचंद जोशी की आज हम लोग देखेंगे। इलाचंद जोशी का वैसे देखें तो कौन कौन सा है? धूप रेखा, आहुति, दिवाली और होली, खंडहर की आत्माएं, रोमांटिक छाया, डायरी के नीरस पृष्ठ। धूप रेखा भी है, आहुति भी है, दिवाली और होली है, खंडहर की आत्माएं है, रोमांटिक छाया है, डायरी के नीरस पृष्ठ और कटीले फूल, लजीले कांटे। और सबसे बड़ी बात है ना कि हमें ये चीज को क्रम से याद रखना है। जैसे मान लो हम इलाचंद जोशी को याद रख रहे हैं, ठीक है, तो धूप रेखा यानी एक तरीके से अगर देखें कि जीवन में एक स्टूडेंट जब पढ़ाई करता है तो उसके जीवन में डायरी के नीरस पृष्ठ बहुत होते हैं, क्योंकि बेरोजगारी का टप्पा बहुत लगता है, बहुत जगहों पे फेल भी होता है। और सबसे बड़ी बात वो ऐसा दौर होता है कि एक तरफ तो उसका बेरोजगारी का दौर चल रहा है, डायरी के नीरस पृष्ठ वो भर रहा है, होली दिवाली पे घर नहीं जा रहा है। दूसरी चीज उसके साथ है कि उसी समय एक दौर होता है प्रेम का भी, तो रोमांटिक चीजें भी चलती रहती है। लेकिन वो एक खंडहर यानी एक जैसे खंडहर में एक आत्मा होता है, अपने आप को एक बंद कमरे में सिमट कर रह जाता है, वो और दुनिया से काट कर रखता है क्योंकि उसको सफलता अर्जित करनी होती है। वो प्राप्त करने के चक्कर में कटीले फूल, लजीले कांटे उसके जीवन के एक आधार बन जाते हैं कुछ दिन के लिए। क्यों? क्योंकि वो अपने जो एक सफलता को प्राप्त करने के लिए, अपने सपनों के लिए अपनी आहुति दे रहा है, दिवाली और होली को, उन खुशियों को छोड़ दे रहा है, धूप और छांव से बचने की कोशिश कर रहा है। कुछ ऐसा आपको इमेजिन करके इसको इलाचंद जोशी को ध्यान रखना है। हम वापस से याद करेंगे, अभी यहाँ पे रहने देते हैं। तो आज हम इनको याद करेंगे। और इनके अलावा देखिए राहुल सांकृत्यायन, तो घुमक्कड़ कछुआ के लिए आप देखते हैं सांकृत्यायन जी को, इनको 2 ही कहानी संग्रह बताया गया है कि सतमी के बच्चे, वोल्गा से गंगा। वो वोल्गा से गंगा 1944 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको आप कैसे याद करोगे? 1944 में प्रेमचंद घर में है ना, उनकी पत्नी ने लिखा था, जो शिवरानी देवी ने, उनके आत्मकथ्य के शिल्प के बारे में। तो वोल्गा से गंगा सांकृत्यायन का, वोल्गा से गंगा 44, और सतमी के बच्चे करके है। अच्छा, सतमी के बच्चे 35 में एक हमने कुछ ऐसे ही बताया था, उत्तमी की माँ वाला, है ना, उत्तमी की माँ जो हमने बताया था यशपाल का, वो पिंजरे से उड़ान कैसे करेंगे, कन्यादान, अभिशप्त वाला तर्क, तूफान, भस्मावृत, चिंगारी। तो उसमें भी बताया था कि उत्तमी की माँ ने कहा था भाई जो है तुमको अगर फूलों का कुर्ता चाहिए वो दिन आने के लिए, तो फिर करना क्या पड़ेगा, खच्चर और आदमी की तरह तो जिंदगी जीनी नहीं पड़ेगी, फिर मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे इनके सतमी के बच्चे, वहां उत्तमी की माँ है, तो सतमी का बच्चा उत्तमी की माँ, इस्पाल वाले में उत्तमी की माँ है, यहाँ पे सतमी का बच्चा है। सतमी के बच्चे 1935 में आया। तो हम लोग सांकृत्यायन, इलाचंद जोशी। अच्छा, यहाँ पे फिर इसके बाद जो है हमने ये यशपाल वाला तो आपको याद करा दिया था। तो ये काम है आपको बार बार रिवीजन करने का, काम खुद रजिस्टर में नोट डाउन करना है। यशपाल जी का हमने पिछले ही क्लास में याद करा दिया था। जो जो करते जाइए उसको फाइनल रजिस्टर में करते जाइए, और बार बार मॉर्निंग में उठ के या जब भी 1-2 दिन जब भी मिले टाइम, उनको बार बार रिवीजन में लेते रहिए। तो इसमें जैसे पिंजरे की उड़ान 1939 कराया था ना, और इसको कैसे बताया था कि जैसे एक पिंजरा है, पिंजरे में आप कैद हो,
कैद हो तो उड़ान चाहते हो, तो उड़ान कैसे मिलेगा जब आपको कोई ज्ञान देगा। ज्ञान क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि अपने ज्ञान चक्षु बंद रखा है आपने, आपको अभिशाप मिला है, तो ज्ञान लेने के लिए अपने आप के ज्ञान के चक्षु नेत्र को खोलना पड़ता है। तब आपके अंदर तर्क का तूफान, लॉजिक आएगा, जब लॉजिक आएगा तो चिंगारी आएगी सफलता की, तब आप उस दुनिया की कल्पना करेंगे सफल होकर जहाँ पे फूलों का कुर्ता मिलता है। तो एक धर्म युद्ध चल रहा है ना कि भाई फूलों का कुर्ता चाहिए तो दिवाली और होली को छोड़ देना पड़ेगा, तभी तो आप उत्तराधिकारी बनेंगे, तभी तो आप नेक्स्ट जो एक तरीके से इंटरव्यू लिया जाता है कि सफलता के कगार में आप भी लाइन में खड़े हो। तो धर्म युद्ध है, दिवाली और होली का धर्म युद्ध है कि खुशी को त्याग दे, क्या करे, अगर त्याग देंगे आज तो कल बहुत बड़ी चीज हमको मिल जाएगी, तो उत्तराधिकारी वाली स्थिति तभी आएगी। और इस तरीके से आपने एक चित्र खींच लिया कि भाई दिवाली और होली जाए साइड में, हमको तो फूलों का कुर्ता चाहिए, भले धर्म युद्ध दिवाली और होली का, लेकिन आहुति तो देना पड़ेगा, खंडहर की आत्माओं को आहुति तो देना पड़ेगा, क्योंकि बिना आहुति के कुछ नहीं मिलेगा। तुमने क्यों कहा था सुंदर हूँ उत्तमी की माँ, उत्तमी की माँ, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ उत्तमी की माँ, सच बोलने की भूल। तो यहाँ पे एक चीज और भी इस तरीके से कि तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ उत्तमी की माँ, सच बोलने की भूल है ये। और खच्चर और आदमी भूख के 3 दिन, इसको हमने यहाँ से जोड़ा था। थोड़ा सा आप लोगों को ये बताया था कि इसको डेट वगैरह कैसे ध्यान रखना है। जैसे 39 में हमने बताया था कि पिंजरे की उड़ान, तो 39 में हमने सेकेंड वर्ल्ड वार की बात बताई थी। 43 और क्या नाम है अभिशप्त बताया था। अच्छा 1943 में अगर याद हो तार सप्तक भी आया था 7 कवियों का, तो हमने बताया था 7 कवियों को इनवाइट करके लिखा गया, तो 1943 में ही तो पहला तार सप्तक भी आया था। तो 1943 में ज्ञानदान अभिशप्त दोनों हुआ। 44 में हमने अभी बताया कि आपने वोल्गा से गंगा भी याद कर लो, तर्क का तूफान भी याद कर लीजिए, और जो है उनका क्या नाम है प्रेमचंद घर में है। हम लोगों को डायरी में ऐसे पृष्ठ भी बनाने, जैसे 1944 में 3 रचनाएं होगी, वोल्गा से गंगा हो गया, तर्क का तूफान हो गया, और क्या हो गया प्रेमचंद घर में आत्मकथ्य हो गया। भस्मा प्रीति चिंगारी 46 में, 1946 में बताता, वो दुनिया 48 में, फिर फूलों का कुर्ता 49 में, 50 में, ये 51, फिर 51, 54, 55। तो इसको बार बार आप लोग अपने भी दिमाग से कोशिश करेंगे तो चीजें याद होती रहेंगी। अच्छा इसके अलावा जो है, जो हमें आज याद करना था इलाचंद जोशी का दूसरा जैनेन्द्र कुमार का, ठीक है, यशपाल का तो हो गया, और इनका जैनेन्द्र कुमार का याद करना, इनका तो कुछ था नहीं तो 1-2 ही है तो आप याद कर सकते हो। अब जैनेन्द्र कुमार का भी आज हम लोग याद करेंगे, जैनेन्द्र कुमार ने कैसे लिखा है। जैनेन्द्र कुमार का अगर आप देखोगे तो उन्होंने लिखा, जैनेन्द्र कुमार का आप देखो कि याद होगा, शेखर एक जूनी अगर पढ़ा होगा तो शेखर को ना फांसी लगने वाला, रात में वो सोच रहे हैं कि जिंदगी में क्या कैसे हुआ, जब एक रात पहले कि अब तो कल जीवन नहीं रह जाएगा, शशि के बारे में बैठ के सोचते हैं जेल में कि कैसे थी शशि, तुम पहली नहीं हो, ऐसा कुछ इमेजिन करिए कि फांसी की रात है। जैनेन्द्र करें आगे जो है शेखर एक जूनी में लिखते हैं, वो शेखर बंदा जो है उसको फांसी होने वाली, एक रात वो बैठा है। और वातायन, वातायन एक खिड़की के लिए भी होता है ना कि वात हवा आना चाहिए, तो कहते हैं कि या एक तरीके से देखिए कि मान लो 2 चिड़िया है, तो 2 चिड़िया है, नीलम देश की राजकन्या पाजेब, और इनका है ध्रुव यात्रा, ये सारी चीजें इनकी है। तो यहाँ पे अगर क्रम से देखें तो फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, 2 चिड़िया, पाजेब, ध्रुव यात्रा। एक रात के एक रात है, 2 चिड़िया जो है यात्रा पे निकलती हैं, और ये देखो नीलम देश की राजकन्या, पाजेब एक होता है आई थिंक पैरों में पहना जाता है, कुछ ऐसा भी पाजेब, उसको पाजेब टाइप में कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि अगे फांसी की कल्पना कर रहे हैं, तो वो एक रात ही तो होगा फांसी का, कि अगर एक व्यक्ति मान लो जेल में बैठा हुआ है और वो फांसी की ये सोच रहा है कि कल तो फांसी होने वाला है, अब समय नहीं है 29-30 फांसी होने वाला है, ज्यादा टाइम भी नहीं है, 1929 और इसमें है। तो फांसी वातायन नीलम देश की राजकन्या है, यानी नीलम देश की मान लो राजकन्या है, और पता है कि फांसी होने वाला है, एक रात वो निकलती है, 2 चिड़िया को देखती है, पाजेब यानी वो जो राजकन्या पाजेब पहन के निकलती है एक यात्रा पे, तो एक नीलम देश की राजकन्या है। और ये ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे कामायनी में आप देखो तो कामायनी में जो श्रद्धा है वो भ्रमण पे निकलती है, उधर मनु, इन्हें क्या पता कि तहस नहस हो जाएगा, तो इमेजिन करो कि वो नीलम देश की राजकन्या है, क्या नाम है श्रद्धा, वो निकली दूर दराज और पांव में पाजेब डाल ली, खूब बढ़िया से उसको ध्रुव यात्रा, वो ललित कलाओं के ज्ञान की बड़ी अभिलाषी रहती है ना श्रद्धा उसमें, तो वो ध्रुव यात्रा पे लंबे यात्रा पे निकल पड़ती है। अब लंबे यात्रा पे निकलेगी तो चिड़िया भी टकराएंगे, सारी चीजें होंगी, लेकिन यहाँ पता लगा क्या हो गया, उनको कैद खाने में डाल दिया गया। एक रात वो सोच रही है अब तो फांसी होना ही फोन होना है। थोड़ा वैसे ऐसे कर लेंगे, 29-30 ये 33 है और 34। अच्छा इनको कैसे याद, जैसे 33 है तो 1933 में आप लोग देखोगे ना इनका चंद्रगुप्त नाटक, तो जैसे 1928 में आप देखो स्कंदगुप्त नाटक है,
फिर 1931 में आप देखेंगे तो इनका कौन सा नाटक हो जाएगा आपका, क्या नाम है, चंद्रगुप्त हो जाएगा। और फिर 1933 में देखेंगे ध्रुव स्वामिनी नाटक हो गया। तो यहाँ पे राजकन्या ध्रुव स्वामिनी 1933 में इनका ये हो गया, उनका नाटक है। वातायन 30 है और फांसी 1929 में है। और एक रात 1934 सिंदूर की होली नाटक अगर पढ़ा हो लक्ष्मी नारायण वाले का, तो ये 34 है। 35 में आप लोग कोई रचना पढ़े, कामायनी ही पढ़ लीजिए, 1935 में कामायनी है। फिर 1942 दिया है, 44 दिया, देखिए 44 फिर से आ गया। 1944 पीछा नहीं छोड़ रहा है। वोल्गा से गंगा की यात्रा जो है यहाँ पे जनिन ने भी करा दिया। उधर हम लोग 44 में क्या क्या पढ़ डाले हैं, 44 में हम लोगों ने उधर क्या नाम है उनका आत्मकथ्य पढ़ा था ना, जो क्या बता रहे थे हम, प्रेमचंद जी का 1944 में लिखा गया था, वो भी पढ़ा था। इस तरीके से हम लोग इस तरीके से एक एक जो 44 है 42 है तो 3-4 रचनाएं एक साथ करेंगे, याद हो जाएगा। बाकी इनका जय संधि है। तो कुल मिला के देखिए जैनेन्द्र का कुल 8 कहानी संग्रह है जिनको ध्यान रखना है। और ऐसे हम लोग अज्ञेय का ध्यान रख लेंगे। तो ये हम लोगों का कम से कम जो मनोविश्लेषणवाद में अज्ञेय है जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी, इनका आज खत्म हो जाएगा। यशपाल का हम लोगों ने कर ही लिया है। और राहुल सांकृत्यायन का 2 है तो कोई बड़ी बात है नहीं। और भगवती चरण वर्मा का अगर इसमें दिया कि भगवती चरण वर्मा, अच्छा भगवती चरण वर्मा का अगर आप देखो तो इन्होंने 4 कहानी संग्रह इनका दिया है कि मोर्चाबंदी, 2 बाकी, इंस्टॉलमेंट और मुगलों ने सल्तनत बख्श दी। यानी मुगल थे उन्होंने सल्तनत बख्श दिया। मोर्चाबंदी, इंस्टॉलमेंट, 2 बाकी करके इनका है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखिए तो उपेंद्र नाथ अस्त, तो ये हमने क्रम से वहां पे बना दिया, लेकिन ये आज हम लोग नहीं याद करेंगे, ये बाद में याद करेंगे हम। अब विष्णु प्रभाकर नागर जी हैं, रांगे राघव है, भगवती प्रसाद वाजपेयी, चंद्र किरण सोनरक्षा है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग बाद में करेंगे। देखिए आराम से सारी लिस्ट याद हो जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो ये चीज हो गया। अब जैसे थोड़ा सा है कि सांकृत्यायन के बारे में हम लोग 2 ही रचना है तो खत्म कर रहे हैं। तो इनका सतमी का बच्चे आपने 1935 में देख लिया। सतमी के बच्चे में सांकृत्यायन क्या बताते हैं, एक ऐसी महिला के बारे में बताते हैं कि वो बहुत ही दयनीय स्थिति में, उसकी स्थिति इतनी दयनीय आर्थिक स्थिति है कि वो अपने बच्चे के लिए ना भरपेट भोजन एवं दवा का प्रबंध भी नहीं कर पा रही। उसके 4 बच्चे हैं और 4 बच्चे असमय मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। अब इनका कुछ ऐसे देखिए गोदान में आप देखेंगे ना तो उनके भी कई बच्चे दवा दारू के अभाव में आर्थिक स्थिति खराब होती है। तो वो धनिया नहीं कहती होरी से कि हमारे बच्चे आज होते सब जिंदा लेकिन दवा दारू नहीं था इसीलिए ऐसा मेरे साथ हुआ है, तो वो उसमें भी कहते हैं। अच्छा इलाचंद जोशी, इनको मनोविश्लेषण में पढ़ेंगे तो मनोवैज्ञानिक वाले में इनको प्रवर्तक भी मानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जीवन के उपेक्षित कुंठित मनोग्रंथ पीड़ित सारी चीजों को आपके सामने लाके रख देते हैं। तो व्यक्ति की मानसिक उन्नयन यानी व्यक्ति जो उहापोह जिंदगी में चल रहा है उससे वो ऊपर उठे उसके बारे में बात करते हैं। और राजेंद्र यादव, ये वही राजेंद्र यादव हैं जिनको हम कहते हैं कमलेश्वर मोहन राकेश राजेंद्र यादव। ये 1956 वाले हैं ना, तिकड़ी जो हम लोग की है नई कहानी के दौर वाले। ये इलाचंद जोशी को क्या कहते हैं, उनके संबंध में कहते हैं, इनका खुद का किताब है कहानी स्वरूप और संवेदना। अच्छा ये कहते हैं कि इलाचंद जोशी जो है, इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र और अज्ञेय जो कि तीनों मनोविश्लेषणवाद की तिकड़ी में आते हैं, इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र और अज्ञेय की अपेक्षा जीवन की फांक को समतल फैलाव की दिशा में नहीं, ये ऊपर से नीचे की ओर ना, ये लंबवत तरासा है ऊपर से नीचे, और वो भीतर से भीतर की ओर उतरते जाते हैं। चेतन, अवचेतन, उपचेतन, यानी अगर आपका एक दिमाग है, दिमाग में मान लीजिए 3 स्थितियां हैं, चेतन, अचेतन, अवचेतन, तो उसमें ये क्या करते हैं, उतरते जाते हैं, उतरते जाते हैं। ये चीजें राजेंद्र यादव इन सभी के बारे में वो कहते हैं। यशपाल जो है, यशपाल की हम लोगों ने सारी रचनाएं करीबन 15 थी, याद किया था। यशपाल जो है प्रगतिवाद के प्रतिनिधि हैं। तो आपको ये भी पता करना होगा कि कौन प्रगतिवादी है, कौन विश्लेषणवादी चिंतक है, ये अलग अलग चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो यशपाल जो है ये प्रगतिवाद के प्रतिनिधि कहानीकार के तौर पे लगभग इन्होंने 200 कहानियां लिखी हैं। प्रसाद का हम लोग 70 पढ़ते हैं, प्रेमचंद का 300 से ऊपर पढ़ते हैं, मानसरोवर रातखंड में। इनका यशपाल का 200 कहानी है। और पिंजरे की उड़ान तो हम लोगों ने पढ़ा ना, पिंजरे की उड़ान से कैसे हम लोगों को निकलना, 1939 यही तो पढ़ा था, पिंजरे की उड़ान से कैसे निकलेंगे। आपको अभिशाप दिया गया है तो तर्क के तूफान कोई लाएगा, तो वो ज्ञान देने वाला कोई व्यक्ति जब ज्ञान देगा तभी आपके अंदर चिंगारी आएगा, और तभी आपके वो दिन आएंगे जब आप लाल का कुर्ता पहनेंगे, नहीं रेड कलर कुर्ता, फूलों का कुर्ता पहनेंगे। तो पिंजरे की उड़ान जो है, ये पिंजरे की उड़ान कारावास 1934 से 38 में रचित कहानियों का संकलन है। पिंजरे की उड़ान जो है ये क्या है, कारावास में रचित कहानियों का। अब देखिए, अब आप तुरंत याद कर पाएंगे कि यशपाल ने ऐसा क्यों लिखा। ये कह रहे हैं ना कि पिंजरे की उड़ान, हमने पहले भी बताया, पिंजरे मतलब आप एक समझ लो कि ऐसे कुछ पिंजरा है, जैसे मेरे यहाँ पे एक तोता था, वो ऐसे पिंजरे में बंद था बेचारा, ठीक है।
अब वो बंद है। तो पिंजरे की उड़ान में जो है रचित कहानियों का संकलन क्या है? पिंजरे की उड़ान जो है कारावास में यानी जेल में रहते हुए रचित कहानियों का संकलन है। 1934 से 38 यानी ये 4 साल बीता है, तब की बात बता रहे हैं। इसलिए पिंजरे की उड़ान की पिंजड़े से हमें कैसे आजादी मिले। और इसके बाद यशपाल जो थे वो मार्क्सवादी दृष्टि से एक के बाद एक सशक्त कहानियां लिख रहे थे और उन्होंने समाज के जो परंपरागत मूल्य हैं और रूढ़ी है उनके विरुद्ध व्यंग और मुक्ति के हथियारों से तीखे प्रहार किए। तो राजेंद्र यादव देखिए उनके बारे में भी अभिव्यक्त करते हैं, अपनी राय रखते हैं सबके समक्ष। और यहाँ भी रख रहे हैं कि यशपाल ने जो मार्क्सवादी दृष्टि है उसे एक के बाद एक सशक्त कहानियां लिखी। उन्होंने समाज के परंपरागत मूल्यों और रूढ़ियों के विरुद्ध व्यंग और मुक्ति के हथियारों से तीखे प्रहार किए राजेंद्र यादव। अच्छा, एक चीज और भी है कि मुस्लिम पात्रों पर केंद्रित सबसे ज्यादा कहानी लिखने वाले कहानीकार में कौन आते हैं? नागर जी आते हैं, यशपाल जी आते हैं, प्रेमचंद जी आते हैं। जैनेन्द्र के बारे में पढ़ना है तो जैनेन्द्र जो है, क्योंकि मनोविश्लेषण हम पढ़ना ही पढ़ना है, तो मनोविश्लेषण में इनका असली नाम आनंदी लाल था। ठीक है, इनका असली नाम जैनेन्द्र का असली नाम आनंदी लाल था। और सबसे बड़ी बात है, व्यक्ति को महत्व देने वाले जैनेन्द्र पर फ्राइड के साथ साथ गांधी और भारतीय दर्शन का प्रभाव भी साफ आपको नजर आता है। तो असली नाम ये पता था क्या आप लोगों को? जैनेन्द्र का असली नाम क्या था? आनंदी लाल था। और व्यक्ति को महत्व देने वाले जैनेन्द्र पर फ्राइड के साथ साथ गांधी और भारतीय दर्शन का प्रभाव दिखता है। अब सोचिए, भले ही उसमें जाते हैं, मतलब कि मनोविश्लेषण में, लेकिन जिसपे गांधी जी का प्रभाव हो, भारतीय दर्शन का, तो बड़ा बैलेंस अप्रोच देगा वो। तो ये एक तरफ झुका नहीं रहेगा। तो इसलिए जैनेन्द्र को आप देखेंगे, इनके विषय वस्तु के केंद्र में महिलाओं के प्रति संवेदना की अभिव्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो जैनेन्द्र को हम जो चाहे परख है, सुनीता है, कल्याणी, विवर्त, वितर, जितनी भी चीजें पढ़ते हैं, इनका असली नाम आनंदी लाल। उनके व्यक्तित्व में फ्रायड के साथ साथ एक तरफ फ्रायड है, दूसरी तरफ जो है भारतीय दर्शन भी है, गांधी भी है। तो ये अपनी कहानी में मानव मन की सूक्ष्म परतों को खोलने की कोशिश करते हैं। इन्होंने पहली बार हिंदी कहानी में कथावस्तु को अंतर्मुखी तथा विश्लेषणात्मक बनाया। शिल्प के स्तर पर घटनाओं और चरित्र की संख्या कम करते हुए विश्लेषण तथा प्रतीकात्मक भाषा को केंद्रीय महत्व दिया। जैनेन्द्र जो है, लक्ष्मी नारायण लाल कहते हैं, जैनेन्द्र जो है वो मानव जीवन दर्शन के सबसे बड़े कहानीकार हैं। मानव जीवन को अगर समझना हो तो उसके सबसे बड़े कहानीकार जैनेन्द्र हैं। जैनेन्द्र जो है, उन्होंने प्रेमचंद से अलग स्त्री पुरुष संबंध का जो क्षेत्र अपने लिए चुना, उसके कारण वे शुरू से ही एक विवादास्पद लेखक माने जाते हैं। यानी इनको क्यों हम इस तरीके से विवादास्पद लेखक मानेंगे? जैनेन्द्र प्रेमचंद से अलग, क्योंकि एक तरीके से समझिए ना, प्रेमचंद के समतुल्य इनको भी रखा जाता है, उन्हीं के समानांतर चलते हैं। तो जैनेन्द्र ने प्रेमचंद से भिन्न स्त्री पुरुष संबंध का जो क्षेत्र अपने लिए चुना, उसके कारण वे शुरू से एक विवादास्पद लेखक बन गए। जैनेन्द्र ने प्रेम में उत्सर्ग की भावना को किसी कदर कम करके प्रसाद और गुलेरी से अलग कहानी को सामान्य जीवन के निकट लाने की कोशिश की। मधुरेश ने इनके संबंध में टीका टिप्पणी की है कि जैनेन्द्र प्रेमचंद से अलग क्यों है, क्योंकि वो स्त्री पुरुष संबंध का जो क्षेत्र वो अपने लिए चुना, उसके कारण वे शुरू से विवादास्पद की स्त्री पुरुष संबंध की बात करते हैं। अच्छा, स्त्री पुरुष संबंध में भी कैसे जैनेन्द्र बात करते हैं? तो मधुरेश कहते हैं, जैनेन्द्र ने प्रेम में उत्सर्ग की भावना को किसी कदर कम करके प्रसाद और गुलेरी से अलग कहानी को सामान्य जीवन के पास लाने की कोशिश की है। ये अंतर है। जैनेन्द्र ने फोटोग्राफी को अपनी पहली कहानी माना। अच्छा, ये जैनेन्द्र खुद किसको मानते हैं? फोटोग्राफी को पहली कहानी मानते हैं, जबकि उनकी पहली कहानी खेल है। हम लोगों को जब टिक लगाने के लिए आएगा, कहीं पे क्वेश्चन आया कि जैनेन्द्र ने फोटोग्राफी को अपनी पहली कहानी मानी, अगर जैनेन्द्र के बारे में पूछ रहा है कि किसको माना है, तब तो फोटोग्राफी होगा। जबकि कॉमन इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो उनका पहला कहानी खेल होगा। खेल जो कि विशाल भारत में 1928 में आया था। हमने बताते एक लिस्ट में हम लोगों को अपने उसमें रखना है ढेर सारे जितने भी, जैसे इंदु पत्रिका कब आया, गल्पमाला कब आया, है ना, माधुरी कब आया, तो सारे को लिस्टिंग करते चला जाना है। विशाल भारत में खेल छपा था, 1928 की बात है। एक स्पर्धा कहानी है इनका। स्पर्धा कहानी है वो, उस स्पर्धा कहानी में इटली के विदेशी परिवेश में विदेशी पात्रों के बावजूद क्रांति और अहिंसा की बहस को केंद्र में रखा गया है। स्पर्धा कहानी है। अच्छा, इस तरीके से कहानी को पूछ लेते हैं कि जैसे उसमें 4-5 विदेशी स्थानों के नाम दे दिए और आपसे पूछ लिए बताओ कि इसमें किस विषय वस्तु के कहाँ की बात की गई, अमेरिका की, फ्रांस की, स्पर्धा में यहाँ हो गया। फिर अपना अपना भाग्य, ये तो यूजीसी नेट में लगा हुआ है, छोटा सा 10 साल का बच्चा होता है और आप देखते हैं कि एक सहानुभूति कभी लोग दिखा के रह जाते हैं। तो बहुत ही मार्मिक कहानी है। थोथी मानवता की जो पोल है ना, वो खोल के रख देता है कि 10 वर्षीय बच्चा जो है किस तरीके से वो ठिठुर ठिठुर कर मर जाता है और लेखक बस यही कह के रह जाते हैं कि सबका अपना अपना भाग्य है भाई, जो पैसे जिसके पास है सब अपने कर्म खुद लेके आए हैं, तो इसलिए वो बर्फ में ठिठुर के मर जाता है लड़का।
पुलिस अधिकारी की बेटी जुलेखा और क्रांतिकारी शमशेर की प्रेम कहानी फांसी है। फांसी वातायन, अभी हमने देखा पाजेब, दो चिड़िया एक रात, तो इनका जो फांसी वाला कहानी है वो पुलिस अधिकारी की बेटी है जुलेखा और क्रांतिकारी है शमशेर। उस समय क्रांतिकारियों का दौर था, प्रेम भी अलग ही एक उदात्त रूप में होता था, छिछला प्रेम नहीं होता था। तो पुलिस अधिकारी की बेटी होती है जो जुलेखा और क्रांतिकारी होते हैं शमशेर, इनकी प्रेम कहानी फांसी में है। जानवी कहानी किसी भी विचारधारा से इनकी परे है। दो चिड़िया, दो चिड़िया हो गया, बाहुबली हो गया, लाल सरोवर हो गया। दो चिड़िया, बाहुबली, लाल सरोवर, नीलम देश की राजकन्या और तत्सत। दो चिड़िया, बाहुबली, लाल सरोवर, नीलम देश की राजकन्या, तत्सत इनकी प्रतीकात्मक कहानी है जनिंद की। दो चिड़िया कहानी में क्या है कि मानव मन की जो होती है अनसुलझी गुत्थियां, उसको एनालिसिस किया गया, उसका विश्लेषण किया गया है। अपनी प्रतीकात्मक कहानी के विषय में इन्होंने ये कहा है कि इन कहानियों में भाव प्रधान है, यथार्थ अप्रधान है। यानी हम इन कहानियों में भावनाओं को सर्वोपरि रखते, ऊपर रखते हैं, जो रियलिस्टिक चीजें हैं उसको गौण रखते हैं, उसको पीछे रखते हैं। बाह्य गौण है, जो बाहरी दिखता है वो गौण है, उसको ज्यादा हम दिखाने की कोशिश नहीं करते। जो अंतर मन में चलता है उसको हम प्राथमिकता देखते हैं। इसी तरीके से कहते हैं दृश्य जगत अनुषंगिक है, अदृश्य आत्मा लक्ष्य है। यानी जो हमारे मन की बातें नहीं दिख रही है, कुल मिला के वो यही दिखाना चाहते हैं जैनिन, और जो दिख रहा है उसको नहीं, उसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा है। मधुरेश ने इनकी ऐसी कहानियों को कहा ये प्रतीकात्मक कथाओं के बजाय नीति कथाएं हैं। जैनेन्द्र और यशपाल दोनों ही विचारों से अपनी कहानियां बुनते हैं। नई कहानी के लेखकों ने विचार की इस सत्ता को एक ऐसे पठार की तरह देखा जो लेखक और वास्तविक जीवन के बीच अवरोध पैदा करता है। लेकिन इन दोनों ही लेखकों की कहानी में विचार के उपयोग की प्रक्रिया एक सी नहीं है। जैनेन्द्र कहानी में जीवन की वास्तविकता का वह जैसा तिरस्कार करके आगे बढ़ते, जैनेन्द्र वास्तविक और यथार्थ जीवन की अपेक्षा अवास्तविक और अमूर्त जीवन में गहरी अभिरुचि रखते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप ये क्रमशः वास्तविक जीवन से दूर होते जाते हैं। ये मधुरेश का कहना है, उनका हिंदी कहानी का विकास है। वो जैनेन्द्र और यशपाल को अगर देखें तो कहते हैं जब ये अपनी कहानी को बुनते हैं तो लेखक ने विचारों की सत्ता को एक ऐसे पठार की तरह देखा कि वो जो लेखक है और वो उसका जो वास्तविक जीवन है, लेखक का खुद का जीवन और जो वास्तविक रियलिस्टिक उसका जीवन, उसके बीच एक अवरोध पैदा करता है। लेकिन ये दोनों लेखक चाहे जैनेन्द्र हो या यशपाल हो, इनकी कहानी में विचार के उपयोग की प्रक्रिया एक जैसी नहीं है। जब जैनेन्द्र लिखते हैं तो उनकी कहानी में जीवन की वास्तविकता का वह जैसा है तिरस्कार करके आगे बढ़ते हैं, मतलब जैसा रियल में हो रहा है ना उसको तिरस्कार करके वो आगे बढ़ रहे हैं। जैनेन्द्र वास्तविक और यथार्थ जीवन की अपेक्षा जो अवास्तविक है, अनरियलिस्टिक चीज है, अमूर्त है, जो मूर्त नहीं है, जो नहीं दिखाई दे सकता, उसमें रुचि लेते हैं, उसमें इंटरेस्ट, एक तरीके से कह सकते हैं ना जैसे यूटोपिया टाइप में कि कल्पना की दुनिया में जो रियलिस्टिक है उसपे तो आप आंखें बंद करके काम कर रहे हो। इसी के परिणाम स्वरूप कहते हैं वे क्रमशः वास्तविक जीवन से दूर होते चले जाते हैं। इनके बारे में ऐसा इन्होंने मधुरेश ने कहा है। इसके बाद हमें अज्ञे जी को देखना है। मनोविश्लेषणवाद में अज्ञे इनकी कहानियां भी सूक्ष्म विश्लेषणात्मक और वैचारिक परिपक्वता के साथ सामने आती है। अज्ञे की कहानियों पर मुख्यतः अगर देखें तो दो विचारधारा का प्रभाव दिखता है। एक तो फ्राइड के मनोविश्लेषण का, एक सार्त्र के अस्तित्ववाद का। अस्तित्ववाद देखिए एक समय ये आया था, मोहभंग होना शुरू हो गया था 1939 टू 45 सेकेंड वर्ल्ड वार। मानव को समझने का मतलब एक तरीके से मशीनी यंत्र की वो मर रहा है, जी रहा, कोई मतलब नहीं है। भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे लोग भाग रहे थे, तो लोगों में एक खलबली मची कि हम लोग क्या हैं, हमारे सामने भौतिक सुख सुविधाएं बड़ी चीज है कि एक इंसान की अस्मिता सबसे बड़ी चीज है, उसका खुद का अस्तित्व कोई मतलब है कि मायने है कि नहीं। तो एक दौर चला जो पश्चिम से हमारे यहाँ के भी विचारक प्रभावित हुए, और आप देखते हैं सार्त्र है, कामू है, वाल्तेयर है, वहां पे अस्तित्ववाद आया तो हमारे यहाँ पे भी आया। तो अज्ञे की कहानी पर मुख्यतः दोनों ही, एक तो मनोविश्लेषण में कि मानव को समझो, दूसरी चीज मानव मन को समझो तो उसके अस्तित्व को भी समझो कि क्या वो कुछ किसी के लिए मायने रखता है, उसकी जिंदगी मायने रखती है कि नहीं रखती है। ये दोनों चीजें हैं। अब इनमें जो केंद्रीय पक्ष में था वो कहानियों में व्यक्ति के व्यक्तित्व तथा उसके मानसिक पक्षों को केंद्रीय महत्व दिया गया। अधिकांश कहानियों का मूल स्वर व्यक्ति के अंतर मन की खोज है। कैसे पता किया जाए उसके मन में क्या चीजें चल रही हैं। तो क्यों ऐसा क्यों होता था, क्योंकि जब एक घर में 10 लोग हैं तो वो लगाना पता करना वो मुश्किल हो जाता। जब एक व्यक्ति एकांत में बहुत किनारे तो उसके मन में
कितना वो कभी तो एकांत होता होता बैठता होगा, 10 लोगों के बीच में नहीं है, और ऐसा लोगों का जीवन होता चला जा रहा था। वो जीवन एक बदला था, आधुनिक दौर था, सब अपनों से दूर जा रहे थे, कमाने के चक्कर में सारी चीजें हो रही थी, तो वो अकेले रह जाते। अब वो शहरीकरण बहुत तेजी से, अर्बनाइजेशन हो रहा है, मध्य वर्ग का विस्तार हो रहा है। अब व्यक्ति अकेला हो रहा है, तो अकेले है तो बहुत सारी चीजें चलती, वो कुंठित भी हो रहा है, एक यांत्रिक जीवन का शिकार हो रहा है, जीवन रसहीन हो गया है। और ऐसे में ये दौर आ गया था कि उसकी ऊब और घुटन का कारण समझा जाए, उसको स्थान दिया जाए कहानी में, ना कि कोरी कल्पना की बात की जाए। तो यहाँ पे ये तत्व उनकी कहानी में आता है कि व्यक्ति के अंतर्मन की खोज की जाए, उसके मन में चल क्या रहा है। आगे की कहानियों में पर्याप्त रूप से वैविध्य भी दिखता है। और एग्जाम्पल में आप देखो कि जैसे इनकी जयदेव है, पठार का धीरज है, ये कहानियों में फ्रायड से प्रभावित रोमांस और यौन चेतना के चित्र भी दिखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बहुत ही बोझिल वाली कहानी ही पढ़ा देते, मतलब कि इन्होंने लिख दी है। जयदूल तथा पठार का धीरज में विषय वस्तु में फ्रायड के प्रभावित रोमांस और यौन चेतना के चित्र को भी इन्होंने खींचा है। इसके अलावा आप देखो कि मेजर चौधरी की वापसी जैसी कहानियों में व्यक्ति के अंतर्मन को समझा, परंपरा संग्रह की कहानियों में मध्यवर्ग के सामाजिक पक्ष को समझा, पुलिस की सीटी जैसी कहानियों में क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों को विषय बनाया गया है। क्रांति के समर्थन में लिखी गई कहानियों में हरिति, अकलंक, द्रोही, विपथगा, मिलन, छाया, एक घंटे में, कैसांड्रा का अभिषाक, दरोगामी चंद, पागोड़ा वृक्ष, ये कहानियां भी महत्वपूर्ण है। इनमें बड़े आवेगपूर्ण ढंग से क्रांति के लिए मर मिटने वाले लोगों को अंकित किया गया है। अपने रोमानी रुझान के कारण अज्ञेय का मन सबसे अधिक जो है ना, वो स्त्री और प्रेम संबंध के अंकन में रमता है। इस दृष्टि से अमर वल्लरी और हरसिंगार कहानियां उल्लेखनीय है। तो अज्ञेय की कहानियों में क्या क्या कहानी का नाम है? एक कहानी का नाम है अमर वल्लरी, अमर वल्लरी के अलावा एक हरसिंगार है, ये दोनों चीजें। आगे की कुछ कहानियां तो ऐसी है जिनमें मानवीय और प्रगतिशील तत्वों के स्वीकार का आग्रह भी देख सकते हैं। इस संदर्भ में आप देखो जिजीविषा और चिड़ियाघर। तो आगे की कहानियों में आपको मानवीय और प्रगतिशील में कैसे, जिजीविषा, चिड़ियाघर इसमें दिखेगा। आगे की शुरुआती दौर की कहानी में स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति से लैस, किंतु गैंग्रीन, पठार का धीरज, ये भी दिखेगा, रोमांस से मुक्त नए यथार्थ पर आधारित। रोज बाद में ये कहानी गैंग्रीन नाम से प्रकाशित हुआ। कहानी को नई कहानी की पूर्व पीठिका भी कहते हैं। तो रोज कहानी बाद में ये गैंग्रीन कहानी नाम से प्रकाशित हुआ। कहानी को नई कहानी की पूर्व पीठिका भी यहाँ पे कहते हैं। गैंग्रीन इनकी सर्वाधिक चर्चित कहानी मानी जाती है। इसमें मालती के माध्यम से दाम्पत्य जीवन की एक रसता और ऊब का चित्रण किया गया। तो गैंग्रीन, ये यूजीसी नेट के सिलेबस में गैंग्रीन लगा है, ठीक है। और बाद में यानी रोज से प्रकाशित हुआ कहानी, बाद में कहानी गैंग्रीन नाम से, और हम लोगों के उसमें गैंग्रीन नाम से ही है। रोज जो है इसमें क्या है, रोज जैसे हम लोग कहते हैं नहीं, रोज रोज यही काम करना पड़ता है, जीवन कितना नीरस हो गया है, ऐसे ही कुछ है। निम्न मध्यवर्गीय जीवन को दहला देने वाली तस्वीर इसमें दिखाई गई है। एक चंचल सी लड़की और एक एकांत में उस तरीके से जाके वो जिंदगी जीते जीते वो खुद भूल गई वो क्या है। तो इस वर्ग के दाम्पत्य जीवन की नीरस बूझे सारहीन जीवन को अंकित करने में अज्ञेय को अद्भुत सफलता मिली, ऐसा कहना है गोपाल राय को। यानी उस निम्न मध्यवर्गीय जीवन को दहला देने वाली वो तस्वीर जो उन्होंने खींचने का प्रयास किया उस यांत्रिक जीवन में रह रही उस लड़की का, तो उसमें वो सफलता अर्जित की, ये गोपाल राय का कहना है इनके संबंध में। नागार्जुन कहानी के उसमें देखें तो नागार्जुन मूलतः प्रगतिवादी कवि हैं। काव्य रचना के साथ साथ उन्होंने कुछ कहानी भी लिखी। उनके द्वारा लिखित सामाजिक यथार्थ पर केंद्रित कहानियों में एक है असमर्थ दाता कहानी, भूख मर गई। हालांकि नागार्जुन जी को हम लोग ना काव्य में पढ़ते हैं, है ना, बहुत अच्छे से उनको देखे तो काव्य में पढ़ते हैं नागार्जुन जी को। लेकिन कुछ कहानियों में असमर्थ दाता, भूख मर गई थी, विषम और काया पलट, हीरक जयंती, हीरक जयंती कई बार पूछा गया है, ये इनके हैं। उपेंद्र नाथ अस्क के तो आज हम लोग रचना याद नहीं करेंगे, लेकिन अस्क जी का अगर देखें तो प्रारंभ में उर्दू में कहानी लिखते थे, बाद में हिंदी में। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया। प्रेमचंद जी पहले जितने भी आप देखोगे उपन्यास वगैरह कहानी तो सब उर्दू में होता था, फिर उनका हिंदी में होने लगा। इनका भी ऐसे ही था। शुरुआत के जीवन में इन्होंने कहा था, उपेंद्र नाथ अस्क ने खुद प्रेमचंद से संबंध के बारे में कहा था कि प्रेमचंद को जब शुरुआती जीवन में प्रेमचंद को पढ़ा तो इनसे प्रभाव ग्रहण किया। प्रसाद को मैंने तब पढ़ा जब प्रेमचंद को प्रभाव, जो प्रेमचंद का प्रभाव था हमारे अंदर कहीं गहरे बैठ गया। जैसे हम कोई भी चीज पहले लालायित होते, थोड़े उत्सुक हुए, थोड़ा जान ले, फिर और ज्यादा उत्सुक होते हैं, तो कुछ अस्क के साथ ऐसा हुआ, वो अपनी बात कहते हैं। इन्होंने प्राय सामाजिक जो कुरीतियां हैं, व्यंग्यात्मक प्रहार उस पे किए हैं।
साथ ही कहानियों में पलंग है, बेबसी है, झाग है, ठहराव है, ये कुछ चीजें हैं। जिंदगी के अनेक प्रश्नों को व्यक्त करते हुए भी प्रगतिशील जीवन धारा के ये समर्थक हैं। ऐसा कौन है? रामचंद्र तिवारी जी कहते हैं कि अगर अश्क को देखें तो अश्क में खासियत क्या है कि जिंदगी के अनेक प्रश्नों को व्यक्त करते हुए भी प्रगतिशील जीवन धारा के समर्थक हैं। विष्णु प्रभाकर ने अपनी कहानियों में सामाजिक समस्याओं तथा हर संभव मानवीय पीड़ा को अभिव्यक्ति दी है। किसने दी है? विष्णु प्रभाकर जी ने दी है। अब बात करें रांगे राघव। रांगे राघव जो है, इनकी कहानी के दो पक्ष हैं। एक तो यथार्थवादी सामाजिक प्रगतिवादी विचारधारा और दूसरा स्त्री पुरुष संबंधों को नए दृष्टिकोण से कैसे देखा जाए। तो रांगे राघव कहानियों के दो पक्ष। इसमें आप देखिए, इन्होंने जैसे दिखाने का प्रयास किया कि बंगाल में अकाल कैसे पड़ा, देश विभाजन कैसे हुआ, सांप्रदायिक विद्वेष, मजदूरों की देशव्यापी हड़तालें, गोलीकांड, बेरोजगारी, भुखमरी, इन सारी चीजों को मिलाकर ही उनकी कहानियों का एक संसार बनता है। उनकी अधिकांश कहानी में समाज के हाशिए पर स्थित कमजोर और उपेक्षित लोगों का अंकन हुआ है। शिवदान सिंह चौहान के अनुसार अगर देखें तो गदल, रांगे राघव का गदल कई बार एग्जाम में पूछा गया, गदल किसका है? तो ये रांगे राघव का है। और शिवदान सिंह चौहान के अनुसार जो गदल है गुलेरी कृत, उसने कहा था कि अस्तर की कहानी है। 1915 में आया चंद्र शर्मा गुलेरी का, उसने कहा था, जो बहुत ही प्रेम के उदात्त रूप को दिखाता है। तो वो तो हिंदी में क्रांति ला दिया था। और सिद्धांत सिंह कहते हैं कि ये जो गदल इनका है रांगे राघव का, बिल्कुल समझ लो कि उसी के स्तर की कहानी है। और ये गदल जो है राजस्थानी परिवेश की प्रेम कहानी है। गदल आप वहाँ के आरपीएससी के सिलेबस में देखेंगे, ग्रेड वगैरह वाले जो एग्जाम होते हैं वहां पे लगा हुआ है। तो ये कहाँ का? राजस्थानी परिवेश को लेके लिखा गया है। इनके अलावा अगर आप देखो कि नई कहानी आंदोलन में जो महिला कहानीकार हैं, उनकी स्थिति तो हम लोग देखेंगे ही बहुत अच्छे से। हिंदी कहानी के एकदम शुरुआत में बंग महिला का नाम, तो बंग महिला को स्पेशली कल के क्लास में पढ़ा था राजेंद्र बाला घोष को। अगर देखेंगे तो उस समय वो राजनीतिक चेतना को जगाने वाली कहानी लिखती हैं, है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान और होमवती देवी थी, इन लोगों ने भी नारी जीवन को, देश में घटित घटनाओं को केंद्र में रख के कहानियां लिखी। एक नाम आता है चंद्रकिरण सोनरक्षा का। चंद्रकिरण सोनरक्षा जो है, इन्होंने मध्यवर्गीय समाज की अंतरंग झांकी वो प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो कुल मिला के महिलाओं में भी आप देखेंगे तो बड़ी सक्रियता थी, उन्होंने लिखा। अब यहाँ पे एक आदमखोर संग्रह, तो अधिकतर कहानियों में देखेंगे वो सारी चीजें पुरुष और स्थिति को परिभाषित करना चाहती है। मधुरेश हिंदी कहानी के विकास में ये चीजें कहते हैं महिलाओं के संबंध में। अब ये तो हम लोग प्रेमचंदोत्तर में इतने इंपॉर्टेंट लोगों को और एक्सप्लेन करके वहां पे देखेंगे। इसके बाद जो हमारा नई कहानी और उसके बाद के जो विविध आंदोलन है, हालांकि हमने एक जो ओवरऑल दृष्टि वो ले लिया है। जो ये पूरे लिस्ट है हम लोगों को अब कंठस्थ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद जो आता है वो नई कहानी आंदोलन ये आता है। अब आपको एकदम क्लियर हो पा रहा होगा कि 1900 से हमने यात्रा शुरू की तो 1915 तक गए, जिसको प्रेमचंद पूर्व कहते हैं। फिर 1915 से अगर हम 36 के दौर में आते हैं तो इसको क्या कहते हैं? प्रेमचंद प्रसाद युग। और 36 के बाद के जीवन काल में हम जी रहे हैं तो प्रेमचंदोत्तर है। और प्रेमचंदोत्तर के बाद भी आप देखो तो एक समय आता है जब 1956 के आसपास लगता है कि नहीं, अब कहानी का टेस्ट थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, विषय वस्तु चेंज करना चाहिए, परिस्थितियां अब बदल चुकी है, अब देश आजाद हो चुका है और अब लोगों की मनोकांक्षाएं भी अलग हो गई है, क्योंकि पहले उम्मीद अलग था, अब कुछ और देख रहे हैं। तो विविध कहानी आंदोलन का दौर 56 से शुरू होता है। 56 में हर चाल, ये किसके यहाँ से आवाज आ रहा है? 56 में हर 4 साल को प्लस करते जाएंगे। तो जैसे 56 से आपका 60, 60 से 64, 64 से 68, 68 से 72, 72 से 79, इस तरीके से हम सारे आंदोलन को देखते हैं। आंदोलन में आप देखेंगे तो नई कहानी में 54, कहानी 60, सचेतन में 64, सरहज में 68, समांतर में 72, सक्रिय में 79, जनवादी कहानी 82। इसको हमने पहले भी बताया था, आप लोगों को कुछ करना नहीं है, +4 करते जाना है, बस यहाँ पे +5 करना है बस। और लेखक त्रयी में, यहाँ पे लेखक त्रयी में हमने देखा था मोहन राकेश थे, कमलेश्वर थे और राजेंद्र यादव थे, तीनों तिकड़े मिलकर 54 में, यहाँ पे 54 दिया है, बहुत जगह 56 दिया है, तो ये चीज देखना है, 54 56 जो भी हो, तो ये लेखक त्रयी करके हैं। कहानी 60, ये गंगा प्रसाद का महीप। महीप को हमने बताया था कि महीप जो है राजा जो होता है जनता को सचेत करता है, तो जब जनता को सचेत करता, जनता सहज हो जाता है तो अमृत धारा बहती है, तो इनका हो गया ये। और एक चीज और भी है, हाँ, ये जैसे सचेत कहानी है ना, तो इसमें एक चीज और भी एक्स्ट्रा हो गया कि जो राजा है महीप, तो ये महीप जब जनता को सचेत करते हैं 1964 में, तो उनको एक आधार मिल जाता है। तो महीप का सचेतन कहानी आधार पत्रिका से शुरू हुआ। सचेतन कहानी को एक तरीके से आना वो आधार पत्रिका से, तो राजा ने एक सचेत किया, लोगों को एक आधार ही तो दिया, और जब आधार मिल गया तो जनता सहज हो गई, और जनता जब सहज हो गई 1968 से, तो अमृत बहने लगा, और अमृत बहने का मतलब नई कहानियों का दौर शुरू हो गया। और समानांतर कहानी जो 1972 कमलेश्वर वाला था, ये सारिका पत्रिका से,
यहाँ से सारिका पत्रिका से इसकी आवाज उठी और जो सक्रिय राकेश वस है उन्होंने मंच से शुरू किया 1979 में। बाकी जनवादी 82 में आया था। ये सारे कहानी आंदोलन थे। अब इसमें एक एक करके जो कहानी आंदोलन में कि नई कहानी कहाँ से आया, कैसे आया, वो सारी चीजें हैं। वैसे तो माना जाए कि नई कहानी पद का सबसे पहले यूज किसने किया था, तो दुष्यंत ने किया था, दुष्यंत कुमार ने किया था। कुछ लोग कहते हैं नहीं, दुष्यंत ने नहीं किया था, ये नामवर सिंह ने किया था। फिर इसके बाद कहते हैं 1956 में जो भैरव प्रसाद गुप्त थे, उनके संपादन में नई कहानी निकल रहा था, उसका एक विशेषांक निकला, जिसमें कुल मिला के 18 लेखकों की कहानी सम्मिलित की गई। इसी विशेषांक के आधार पर इन कहानी को नई कहानी कहा गया। देखिए कितनी चीजें हैं इसके पीछे। कोई कह रहा कि दुष्यंत ने कहा, कोई कह रहा नामवर ने कहा, भैरव प्रसाद 56 में अपने संपादन में नई कहानी निकाल रहे हैं, तो इसमें कहानी में तो इसका मतलब तो 56 हुआ ना, जो 1954 लिख दिया, 56 ही है नई कहानी का। वैसे तो 18 लेखकों को जगह मिला। समय के संबंध में कहते हैं कि मधुरेश के अनुसार जो नई कहानी है उसका समय अगर देखिए मोटे तौर पे 54 से है, 63 में बांधा जाता है। और तिवारी लिखते हैं 1954 की आगे की कहानी सन 60 तक आते नई कहानी बन गई। तो तिवारी और मधुरेश का यहाँ अंतर भी बता दिया कि वो 54 मानते हैं और ये 1954 के आगे की कहानी 60 तक मानते हैं। इतना अंतर है। कहानी और नई कहानी में क्या समझ में आता? कहानी और नई कहानी में कहानी पत्रिका जो होता था वो इलाहाबाद तथा नई कहानी कहाँ से निकलता था? दिल्ली। ये अलग अलग पत्रिकाएं हैं। कहानी पत्रिका इलाहाबाद से, नई कहानी पत्रिका दिल्ली से। इन दोनों पत्रिकाओं का संपादन कौन करता था? चाहे कहानी इलाहाबाद से निकले, नई कहानी दिल्ली से, दोनों का संपादक का काम भैरव प्रसाद करते थे। और 1942 ईस्वी में बंद हुई कहानी, यानी ये चल रहा था और 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, उस समय ये कहानी पत्रिका इलाहाबाद वाला ये जो है 1942 में बंद हुआ। कहानी पत्रिका का 54 में फिर से प्रकाशन हुआ था। कहानी पत्रिका के पुनः प्रकाशन के साथ ये कह दिया गया था कि आज की हिंदी भाषी के जीवन की विविधता और समस्याओं की जटिलता के हर पहलू को हिंदी कहानी ने अपने में आवेशित कर लिया है। सिर्फ सौंदर्य और विषय वस्तु दोनों में ही आज की हिंदी कहानी पहले की हिंदी कहानी से बहुत आगे जा चुका है। राजकमल प्रकाशन ने 1960 ईस्वी से जो है नई कहानी नामक पत्रिका शुरू किया। और 1960 मतलब बिमल प्रसाद कहानी का दौर भी आ गया था, तो राजकमल प्रकाशन ने नई कहानियां शुरू की। और मई 1961 में इस पत्रिका के वर्षगांठ विशेषांक में, यानी इसका वर्षगांठ जो विशेषांक था, तो वो कह रहे हैं कि आज की कहानी परिभाषा के नए सूत्र शीर्षक से एक लेख लिखा राजेंद्र ने। उसमें लिखा कि कथाकार व्यक्ति को उसकी समग्रता में देखने का आग्रह करता है। व्यक्ति को उसके सामाजिक परिवेश, मानसिक अंतर्द्वंद तथा व्यवहारिक जीवन के तकाजों और आवश्यकताओं की संश्लिष्ट प्रक्रिया के रूप में पाना ही उसका लक्ष्य है। ये कहना किसका? राजेंद्र यादव का। तो इसके अलावा अगर देखें प्रथम नई कहानी में, तो नई कहानी में कौन आता है? तो डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है दादी माँ करके है। डॉक्टर नामवर सिंह ने दादी माँ शिव प्रसाद सिंह को हिंदी की पहली नई कहानी और निर्मल वर्मा के पहले कहानी संग्रह परिंदे 60 को नई कहानी की पहली कृति माना है। दो चीजें, नामवर सिंह ने दादी माँ है और दादी माँ किसका? शिव प्रसाद सिंह का, उसको नामवर सिंह ने हिंदी की पहली नई कहानी माना। और निर्मल वर्मा का जो परिंदे कहानी संग्रह आया था 1960 में, उसको माना कि ये पहली कृति, ये पुस्तक है। इस विवाद में जो उषा प्रियंवदा है उन्होंने वापसी लिखा है। इसी में कहते हैं उषा प्रियंवदा ने वापसी लिखा। तो नामवर ने भले इस चीज को माना है, फिर 1960 में बता रहे हैं कि ये विवाद में, इनके विवाद में प्रियंवदा ने वापसी लिखा था। और नई कहानी की जो परिस्थितियां थी, इस समय क्या था परिस्थितियों में, नई कहानी 56 के आसपास क्यों लिखा गया? क्योंकि लोग ना आजादी के समय बड़े बड़े सपने बांध लिए थे कि अब अंग्रेज जाएंगे, हमारे खुद के राजा हमारे ही लोग होंगे, तो हमारे भला के बारे में सोचेंगे। जब इन लोगों ने देखा कि सत्ता पे वो बैठ गए और इनको भूल गए, तो इनका मोहभंग हो गया उन लोगों से। तो इस समय आजादी से मोहभंग होने लगा, जिसने साहित्यकारों को निरर्थकता बोझ से भर दिया कि क्या हो रहा है, हमने क्या सोचा था। तो वो तो यही हो गया, क्या थे हम लोग, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, भारत भारतीय नजर आने लगा। अब क्या हुआ कि निरर्थक बोझ से सारे लोग भर गए। अब बहुत तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, अपनों से दूर जा रहे हैं। गांव से जो व्यक्ति शहर में आके बस रहे हैं, उन्हें ना रोजगार मिला तो यांत्रिक जीवन जी रहे हैं, अकेलापन है, अलगाव है, मजबूरी है, संबंधहीनता है, एकाकीपन है, निरर्थक जीवन जीने पे मजबूर है। अब मनोदशा कैसी होगी ऐसे लोगों की? अब शहरी शिक्षित मध्यवर्ग का तेजी से विकास हुआ, जो सामाजिक दायित्व के बजाय अपने व्यक्तिगत हित सपनों को लेकर ज्यादा चिंतित था। पहले क्या था, गांव में थे, बढ़िया खाने को मिल जाता था, एक लोग कमाओ 4 लोग खाओ, कोई दिक्कत नहीं थी। पर यहाँ पे आके तो एक एक रुपए के मोहताज है, पूरे दिन भर आपको खटना है, जी तोड़ मेहनत करना है, फिर भी आपकी कोई इज्जत नहीं है, मशीन की तरह व्यवहार होना है। अब इंसान घुटन भरी जिंदगी जीने को मजबूर है। तो कहानी में उन चीजों को नहीं लिखेंगे तो किन चीजों को लिखेंगे? तो इससे क्या हुआ, सामाजिक दायित्व के बजाय अपने व्यक्तिगत हित सपने को लेकर वो ज्यादा चिंतित थे। नारियां आप देखिए ये भी निकल रही हैं, वो शिक्षित हो रही है, आत्मनिर्भर हो रही है, स्वतंत्र हो रही है, उन्हें भी पता है स्वतंत्र लोग कैसे जीवन जीते हैं।
अब जिसके कारण स्त्री पुरुष संबंध में बुनियादी परिवर्तन आने लगे। अब पारिवारिक ढांचा टूटने लगा और यौन नैतिकता को खारिज किया जाने लगा। नई कहानी के वैचारिक प्रेरणा स्रोत में अस्तित्ववादी विचारधारा की भी महती भूमिका रही। इससे उपजे भावबोध ने नई कहानियों में अधूरेपन और विसंगति जैसे मनोभाव को महत्वपूर्ण जगह दी। तो इस तरीके से नई कहानी की सबसे महत्वपूर्ण घोषणा ये आई, अनुभूति की प्रामाणिकता। जो महसूस करो प्रामाणिक रूप में वही रख दो कहानी में, कुछ कल्पना वाली बातें नहीं होनी चाहिए। तो नई कहानी की सबसे खास बात है कि अनुभूति की प्रामाणिकता और भोगे हुए यथार्थ। जो रियलिटी में जिस चीज को फेस कर रहे हो उसमें कोई भी चीज नहीं है कि आपको छुपा के रखना, जो है उसको सामने रख दो। ये कहानीकार मार्क्सवाद, मनोविश्लेषण या किसी भी अन्य विचारधारा को जीवन का अंतिम सत्य मानने को तैयार नहीं। इनका स्पष्ट मान्यता है कि कहानी जीवन के वास्तविक अनुभव के प्रति जवाबदेह होनी चाहिए। मांस कदरिया कहानी की भूमिका में कमलेश्वर बहुत फेमस है, मांस कदरिया इनका। उसमें ये लिखते हैं कि नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, वो आग्रह नहीं करती है। नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल स्रोत जीवन का यथार्थ बोध है। अब यहाँ पे आदर्शवादी थोथी चीजें नहीं चलेंगी, जैसे एक दौर में प्रेमचंद जी लिखते थे, जो रियल में घट रहा है घटना है, अगर उसको सबके सामने रखना है तो रखिए, नहीं तो मत रखिए। नई कहानी की केंद्र में ना शहरी मध्य वर्ग का जीवन है। बड़े शहर में वो रह रहा है, घुटन भरी जिंदगी जी रहा है, संबंध उसके बीच चढ़ते जा रहे हैं, अकेलापन है, संतरा से अजनबीपन सा महसूस करता है, जीवन उसको निरर्थक लगता है। तो सबसे प्रमुख विषय वस्तुओं के केंद्र में यही तो होना चाहिए, मानवीय संबंध होने चाहिए, उसमें बिखराव की समस्या होनी चाहिए। जब ग्रामीण समाज अपने पारंपरिक ढांचे से अलग होकर यहाँ आ रहा है, संयुक्त परिवार से अलग हो रहा है, पारिवारिक संबंध में उपयोगितावादी नजरिए से देखे जाने लगा। जैसे ही आप बाहर जाते हो कमाने के उससे, तो आपकी फैमिली भी आपसे पूछेगी भाई और काम धंधा सही से चल रहा है कि नहीं। दुख तकलीफ तो साइड हो गया, सबसे पहले कि भाई जिस चीज के लिए गए हो एक कंज्यूमरिज्म वे में, उपभोक्तावादी दृष्टि से, क्या वो तुम उन सारी चीजों को फुलफिल कर पा रहे हो कि नहीं। तो उस समय उसे भी लगता है कि हम तो एक वो चीज है, मशीन है ना। वापसी कहानी उषा प्रेमबदा ने यही तो लिखा है। आई थिंक इसमें वही होता है कि वो एक अच्छे पोस्ट पे होते हैं, जब उनका रिटायरमेंट होता है सोचते हैं अपनी फैमिली में जाएंगे, उनके साथ रहेंगे। तो उस उम्र में पड़ाव पे आके देखते हैं कि परिवार ने एक अपना ही ढांचा बना लिया है। उसमें वो व्यक्ति, वो जो जिंदगी भर इनको कमा के देता था, आज वो सरकारी नौकरी से वापस आ रहा है, तो ऐसे लग रहा है परिवार तो अपने ही रंग में जी रहा है, मेरा तो कोई मतलब ही नहीं था। तो ऐसी स्थिति आ जाती है। नई कहानी का एक महत्वपूर्ण विषय नारी और पुरुष के संबंधों में आया महत्वपूर्ण बदलाव भी है। नई कहानी यौन नैतिकता की पुनर्व्याख्या करती है। उनका दावा है कि नैतिकता इस बात से तय होती है कि व्यक्ति समाज के प्रति कितना कर्तव्य निभाता है। शिल्प के स्तर पे बड़ा परिवर्तन हुआ। कथानक का हास्य, नई नई तथा विभिन्न शैलियां तथा प्रतीकात्मक, बिंबात्मक, लयात्मक, ये प्रेमचंद की परंपरा के बजाय प्रसाद, जैनिंद और अज्ञेय की परंपरा के परिमार्जन से निर्मित शिल्प है। इस आंदोलन की सीमाएं हैं भोगा हुआ यथार्थ, उसके स्थान पे जल्द ही सोचा हुआ यथार्थ। अधिकतम शहरी मध्यवर्ग का ही चित्रण कई स्थानों पर अनावश्यक रूप से यौन प्रसंगों को भी कहानियों में ठूसना और दोहराव, ये सारी चीजें रखी गई। ये यूपीएससी के सिलेबस में राजेंद्र यादव का एक दुनिया समानांतर है, वो कहानियों का संकलन लगा हुआ है। नई कहानी में ये आंदोलन के विकास में सहायक रहा है। तो ये सारी कहानियां लगभग हमने कराया था, क्योंकि यूपीएससी का ही पहले चैनल पे पढ़ाते थे। ये सारी कहानियां देखेंगे, एक से बढ़ के एक कहानी है। तो ये एक जगह पे संकलित है, संपादित इसको राजेंद्र यादव ने किया था। नई कहानी आंदोलन में एक दुनिया समानांतर में कौन कौन सी कहानियां हैं। इवन ये जो राजेंद्र यादव, इनकी पत्नी मनु भंडारी थी, जब इनका विवाह भी हुआ तो उनसे इन्होंने बोला कि हमारे एक छत के नीचे हम रहेंगे, लेकिन हमारी दुनिया एक समानांतर दुनिया टाइप में होगी, कि हम अपनी अपनी जिंदगी में आजाद है। भले ही ये समाज की नजर में हम एक तरीके से पति पत्नी है, पर हम अपनी जीवन में बिल्कुल एक समानांतर दुनिया चलाएंगे। तो आप एक दुनिया एक प्रेमिका के साथ चलाते हैं, एक पत्नी के साथ चलाते हैं। फिर आप देखते हैं उहापोह में मनु भंडारी जी अपने आत्मकथन में लिखती हैं, ये कहानी यहाँ बीती, शंकु मैं हार गई, बहुत सारी चीजें लिखती हैं। तो इन्होंने राजेंद्र यादव में इस तरीके से, तो ये ऐसा दौर था कि ऐसे ऐसी चीजों को उठाया जा रहा था जो इसके पहले समाज कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये भी समस्याएं आ सकती है। ऐसा भी है कि एक दुनिया समानांतर चल सकता है, प्रेमी प्रेमिका पत्नी ऐसा कुछ चल सकता है। या बहुत तेजी से कहानी और उपन्यास सारी चीजों में आया। जिंदगी और जोक इनका अमरकांत, ये जितना लिस्ट दिया गया है इनको कंठस्थ करना है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट कहानियों में है। जिंदगी और जोक, अमरकांत इसके लिए बहुत फेमस है। और मछलियां उषा प्रियंवदा का है। मछलियां कैसे, छोटी मछली जो होती है, बड़ी मछली होती है वो छोटी मछली को खा जाती है। तो इसमें बहुत अच्छे से इस चीज को बताया गया कि कैसे तालाब में जो बड़ी मछली होती है वो छोटी चीज को निगल जाती है। मेरा दुश्मन करके कृष्ण बलदेव वैद का मेरा दुश्मन, बादलों के घेरे कृष्णा सोबती का बहुत अच्छा कहानी है।
खोई हुई दिशा है कमलेश्वर। इस प्लेलिस्ट को आप लोग फॉलो कर सकते हैं, एक दुनिया समानांतर वाला, बहुत अच्छी-अच्छी कहानियाँ हैं। गुल की बन्नो है, धर्मवीर भारती जी का, कि कैसे गुल की बन्नो आती है, उसके साथ उनके पति उसको प्रताड़ित करते हैं, फिर भी वो जाने को मजबूर है। परिंदे निर्मल वर्मा, शमान प्रयाग शुक्ला की कहानी इसमें है। तीसरी कसम रेणु जी का, ये तो यूजीसी नेट में लगा हुआ है। चीफ की दावत भी भीष्म शाहनी जी का वहां पे है। यही सच है मनु भंडारी की कहानी उसमें है। दूध और दवा मार्कंडेय की कहानी, एक और जिंदगी मोहन राकेश की है। विजेता करके कहानी है रघुवीर सहाय जी का है। शबरी कहानी है रमेश बच्ची जी का है। टूटना कहानी राजेंद्र यादव का है। ये सारे हमने करवा रखे हैं। आई थिंक 20 या 22 कहानियां हैं। सेलर राम कुमार का, एक नाव की यात्री शानी का है। नन्हो कहानी शिव प्रसाद जी का, बदबू कहानी शेखर जोशी का है। प्रेत मुक्ति शैलेश मटियानी जी की कहानी है। बोलाराम का जीव बच्चन जी का, हरिशंकर परसाई जी का है। तो एक दुनिया समानांतर की प्लेलिस्ट बना हुआ है। और थोड़ा-सा आपको कहानी और इस चीज़ को करा देते हैं, यहाँ तक करा देते हैं, फिर हम उस पे आ जाते हैं किताब पे। हुँ। यहाँ पे देखिए कहानी। कहानी क्या है? इसकी मुख्य विशेषताएँ हैं जीवन मूल्यों का तिरस्कार, परंपरा का पूर्ण नकार, अतिशय आधुनिकता, यौन उन्मुखता। यानी जो कहानी है, जो 1960 में कहानी आता, कहानी क्या कहता है? इनकी मुख्य विशेषताओं में कि जीवन मूल्यों का तिरस्कार, परंपरा का पूर्ण नकार, अतिशय आधुनिकता, यौन, इतनी आजादी चाहिए कि जो जीवन मूल्य उनको बिल्कुल तिरस्कृत कर दो, नजरअंदाज कर दो, परंपरा को पूर्णतः नकार दो। अगर जब आप परंपरा को खारिज करोगे तो ही तो अतिशय आधुनिकता को अपना पाओगे। यौन उन्मत्तता यानी जिस चीज को हमारे यहाँ पे सेक्सिज्म को छुपा के रखाया जाता है, उसमें बिल्कुल आप आजाद हो। और शिल्पगत अमूर्तता, कहानी कथा के स्वीकृत आधारों का विशेष तथा किसी भी तरह की मूल स्थापना को अस्वीकार है। गंगा प्रसाद बिमल क्या कहते हैं? कहानी जो आया 60 में, ये स्वीकृत आधारों का विशेष तथा किसी भी तरह के मूल्य को अगर आप स्थापित करना चाहते हो, थोपना चाहते हो, तो कहानी इसको सीधे सिरे से खारिज करता है। साठोत्री यानी 7 के दशक के बाद की जो कहानियां आई, डॉक्टर गंगा प्रसाद बिमल ने पहले तो समकालीन कहानी कहा, फिर जल्दी उन्होंने कहा कि ये समकालीन नहीं है, कहानी है, और फिर 60 के बाद हिंदी कहानी की क्षितिज पर कहानी आ गया। ऐसा इनके संबंध में रजनीश कुमार कहते हैं। कुछ लोग कहानी को नई कहानी के रूप में देखते हैं। एक और शुरुआत कहानी के आधार पर, एक और शुरुआत कहानी, इसके आधार पर नामवर सिंह ने कहानी आंदोलन का प्रवर्तक निर्मल वर्मा को माना। निर्मल वर्मा ये होंगे यानी प्रवर्तक के तौर पे। कमलेश्वर ने धर्मयुग जो पत्रिका निकलता था, उसमें कहानी के विरोध में कहा, ये लोगों ने क्या कर डाला, अय्यासो यानी कमलेश्वर जो 1972 में कमलेश्वर का आप देखते हैं ना कि सारिका पत्रिका से इनका आया था समानांतर कहानी 1972 वाला, हाँ 72 में आया। तो इन्होंने क्या कहा, जो धर्मयुग पत्रिका निकलता था उसमें इन्होंने कहानी का विरोध किया और इसमें कहा कि इसमें तो अय्यास प्रेतों का विद्रोह शीर्षक से एक लेख लिख डाला था। तो ये चीज ध्यान रखना है, किसने किसके बारे में बोला। कमलेश्वर जो उनका 1972 में समांतर कहानी आता है जो कि सारिका पत्रिका में, इन्होंने धर्मयुग में क्या लिखा था, गंगा प्रसाद बिमल की कहानी का विरोध किया था और उसको बोला था अय्यास प्रेतों का विद्रोह। जो सचेत कहानी हुआ था, हमने कहा था कि महीप जब राजा जो होता है सचेत करता है तो जीवन में एक आधार मिल जाता है और जनता फिर क्या करती है, अमृत रस का बौछार करती है। तो ये सारी चीजें हमने याद करने के ऑर्डर में उसको किया था। सचेत मतलब कि इसमें ये माना गया कि जो नई कहानी 56 का दशक है या 60 का ये है, इस कहानी में जो संतरास और निरर्थकता बोध है उसको इतना ज्यादा दिखा दिया कि अब ऐसा लग रहा है कि भाई अब तो जीना होना सब बेकार है। कभी कभी जीवन में इतनी हताशा लग जाए कि लगे कि जीवन व्यर्थ है, क्यों जिए। अब ये कह रहे कि 56 और 60 में इन लोगों ने जीवन को ऐसे ऐसे उसके रंग रूप दिखा दिए कि सामान्य इंसान सोच रहा है कि भाई जिंदगी तो बेकार है, हम जी क्यों रहे हैं। तो ये कहानियां संतरास और निरर्थकता बहुत ही इतना ज्यादा दिखा दी कि जीवन जीने की इच्छा खत्म होने लगी। सचेतन कहानी संघर्ष और जागरूकता का समर्थन करती है, भाई सचेत हो जाओ, जागरूक हो जाओ, किसी के कहने से तुम अपनी जिंदगी को खत्म मत समझो। तो सचेतन एक दृष्टि है, वो दृष्टि जिसमें जीवन जिया भी जाता है और जाना भी जाता है, महीप सिंह कहते हैं। सहज होना मतलब कि सब कुछ जान के सहज हो जाओ। तो इस आंदोलन के प्रवर्तक अमृत राय थे, हालांकि उन्होंने कहा कि ये कोई आंदोलन नहीं है। सहज कहानी का दावा है कि इतने सारे आंदोलनों द्वारा कहानी पर विचारधाराएं थोपे जाने के कारण वो मूल कथा रस खत्म हो गया जो कहानियों का प्राण माना जाता है। अतः सहज विषयों तथा सहज भाषा में कहानी लिखना ही सहज कहानी का डिमांड है। अमृत राय ने 1968 ईस्वी में नई कहानी पत्रिका यानी 1900 अमृत राय ने 1968 ईस्वी में नई कहानियां पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से शुरू किया।
तो ये नई कहानियां पत्रिका कब आया? अमृत राय ने 1968 में करें नई कहानियां पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से हुआ। यह पहले ही दिल्ली से प्रकाशित होता था। कहानी का लक्ष्य अपनी कहानीपन को ना खोकर जीवन की प्रस्तुति सहज रूप में करते हुए जीवन के कटु सत्यों और व्यवस्था की भ्रष्टता को उजागर करना, ऐसा कहना था अमृत राय जी का। समांतर कहानी। इस आंदोलन के कहानीकार वामपंथ के इस विचार से सहमत थे कि साहित्य के केंद्र में आम आदमी होना चाहिए, किंतु वे समाजवादियों के सर्वहारा चिंतन से सहमत नहीं थे। इनके अनुसार सर्वहारा एक खास सिद्धांत से जुड़ा शब्द है और यह भारत में आम आदमी की समग्रता के प्रति न्याय नहीं कर सकता। समानांतर कथाकारों ने देश में आम आदमी के आर्थिक अभाव, संघर्ष और समस्याओं को पहचाना और इसी चेतना ने उन्हें आम आदमी को साहित्य के केंद्र में लाने की प्रेरणा भी दी है। ये समांतर कहानी का कहना है। समांतर कहानी में कहते हैं कि आम आदमी का संघर्ष उस शोषण प्रधान व्यवस्था से है जिसमें सामंतवादी, पूंजीवादी, संप्रदायवादी शक्तियों की साजिश शामिल है। समानांतर कहानी में इस संघर्ष को बखूबी चित्रित किया गया है। समानांतर कहानी संस्थाओं और व्यवस्थाओं के वर्ग चरित्र की पहचान करती है, उन्हें बेनकाब करती है। इसलिए एक चीज जो कंक्लूज होके निकलता है कि समानांतर कहानी में शिल्प का आग्रह नहीं है। शिल्प यानी कैसे आप लिख रहे हो, कितने चटकीले ढंग से प्रस्तुत कर रहे हो, उसका आग्रह नहीं है। कहानी को अमूर्त बनाने वाले शिल्पगत तत्व में बिंब, प्रतीक आदि का निषेध है। कोई जरूरत ऐसे बहुत सजावट करके दिखाने की। हाँ, ये है कि विषय के अनुरूप भाषा रूपाकार ग्रहण करती है, वो सहज होनी चाहिए। आम आदमी सिर्फ आम आदमी है वही दिखाओ। डॉक्टर विनय कहते हैं कि अगर आम आदमी सिर्फ आम आदमी है तो वही दिखाओ। वो किसान है, मजदूर है, कलर के सर्वहारा है, वर्गों में बटा है ना होकर एक संश्लिष्ट व्यक्ति है, तो उसे उसी रूप में दिखाओ उसमें। अब इनके अलावा यहाँ पे देखें तो मध्यकालीन जो है कवियों की तरह कमलेश्वर का ये आम आदमी जो है वो भी एक निर्गुण, अमूर्त, निराकार और रूपहीन तत्व है, मधुरेश कहते हैं। सक्रिय कहानी का मतलब इसमें ये माना गया कि कहानीकारों को जो है कहानीकारों को समस्याओं का निष्क्रिय प्रस्तुतिकरण नहीं करना चाहिए, बल्कि उनसे लड़ने का हौसला देना चाहिए। यानी आपने उठा के कोई घटना ऐसे लिख दिया और ऐसा लिख दिया कि सामने वाला पढ़ने के बाद जो भी पढ़े तो उसके मन में आए कि हमने पढ़ा ही क्यों, हम तो और निराश हो गए। तो एक लेखक का ये धर्म नहीं होता है, उसको पाठक को मोटिवेट भी करना है। सक्रिय कहानी का सीधा मतलब है चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता, क्योंकि 56 से लेके कहानी के दौर में आप लोगों ने इतनी निरर्थकता बोध उनकी अस्तित्व पे क्वेश्चन उठाया कि वो खुद कुंठाग्रस्त हो गया कि मेरा कोई अस्तित्व है कि नहीं है। तो सचेत और सक्रिय में महीप हो चाहे अमृत राय ये कहते हैं कि भाई सक्रिय हो जाओ, सचेत हो जाओ, वरना डूब जाओगे। तो सक्रिय कहानी का सीधा मतलब चेतनात्मक ऊर्जा, चेतनशील होकर सोचो और जीवंतता के साथ सोचो। उस समझ और एहसास की कहानी जो आदमी की बेबसी, निहत्तेपन और नापुंसकता से निजात दिलाकर स्वयं उसके अंदर की कमजोरियों के खिलाफ खड़ा होने के लिए प्रतिबद्ध करे, जिम्मेदारी ले। राकेश वस्त, क्योंकि इसको इन्होंने शुरू किया था तो राकेश वस्त तो ये चीज कहते हैं। आई थिंक वही मंच पत्रिका से था। सक्रिय कहानी की अवधारणा में जनवादी कहानी और समानांतर कहानी की अवधारणा को शामिल किया गया है। तो सक्रिय में ही जनवादी और समानांतर को कह रहे हैं कि उसी में उसको कॉन्सेप्ट को ले लिया गया है। हालांकि जनवादी में अगर आप देखो समानांतर कहानी में इस आंदोलन के कहानीकार वामपंथ की इस विचारधारा से सहमत हैं कि साहित्य के केंद्र में आम आदमी तो होना चाहिए, किंतु वे समाजवादियों के सर्वहारा चिंतन से सहमत नहीं थे। उनके अनुसार सर्वहारा जो होता है वो एक खास सिद्धांत से जुड़ा है और खास सिद्धांत से जुड़ा शब्द है और ये भारत में आम आदमी की समग्रता के प्रति न्याय नहीं करता। समानांतर कथाकारों ने देश में आम आदमी के आर्थिक अभाव, संघर्ष और समस्याओं को पहचाना और इसी चेतना ने उन्हें आम आदमी को साहित्य के केंद्र में लाने की प्रेरणा दी। आम आदमी का संघर्ष उस शोषण प्रधान व्यवस्था से है जिसमें सामंतवादी, पूंजीवादी और संप्रदायवादी शक्तियों की साजिश शामिल है। समानांतर कहानी में संघर्ष को बखूबी चित्रित किया गया है। समानांतर कहानी संस्थाओं और व्यवस्थाओं के वर्ग चरित्र की पहचान करती है, उन्हें बेनकाब भी करती है। समानांतर कहानी में शिल्प का आग्रह नहीं है, कहानी को अमूर्त बनाने वाले शिल्पगत तत्व, बिंब, प्रतीक, इनका निषेध है। तो वो चीजें हमने देख लिया, वो जरूरी नहीं है। बात तो वही है घूम फिर के। इनके अलावा जो है जनवादी जो कहानियां हैं, सन 77 के दौर में दिल्ली विश्वविद्यालय में जनवादी विचार मंच की स्थापना हुई। जनवादी लेखक मंच का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन कब हुआ? 1982 में हुआ, दिल्ली में हुआ था। इसी समय कहानी रचना के क्षेत्र में जनवादी आंदोलन सक्रिय और गतिशील हुआ। यह आंदोलन स्वयं को प्रेमचंद की कहानी परंपरा के विकास के रूप में देखता है और ये कहानी सर्वहारा पर किए जा रहे शोषण के विरुद्ध संघर्ष पर सबसे ज्यादा बल देता है और किसान, मजदूर आदि के संघर्ष को सूक्ष्मता और सजगता से उभारता भी है। कफन और पूछ की रात से जनवादी लेखन परंपरा का शुरुआत होता है। इसके बाद तिवारी ने जनवादी कहानी की परंपरा के विकास में इन कहानियों को माना है। क्या माना है?
इन्होंने माना है कि जैसे पर्दा कहानी किसका है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। गदल है, पर्दा है, हंसा जाई अकेला है ना, ये सब पूछे गए क्वेश्चन है। तो पर्दा यशपाल का है, गदल तो रांगे जी का है, हड़ताल भैरव, हंसा जाई अकेला मार्कंडे, चीफ की दावत भीष्म शानी, दोपहर का भोजन अमरकांत, बोझ शेखर जोशी का है। अब जो आलोचकों के अनुसार कहानीकारों का अगर देखें आंदोलनगत वर्गीकरण, तो कौन कौन किस में बटा था, तो हम लोगों ने तिवारी वाली किताब में देखा था कौन फेवर में था कौन नहीं। तो देखिए यहाँ पे मधुरेश और इनके अकॉर्डिंग लिस्ट दे दिया था। आपको तिवारी वाला ज्यादा ध्यान रखना है। जैसे नई कहानी अगर 1956 में देखेंगे तो कौन कौन से इसमें आता है, तो तीनों तिकड़ी तो आएंगे ही, राजेंद्र मोहन राकेश हो, है ना, और निर्मल वर्मा, शेखर जोशी, धर्मवीर, उषा प्रेमदा, मनु भंडारी। यहाँ पे आपको कमलेश्वर नहीं दिख रहे हैं, दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं ना, कमलेश्वर मधुरेश में दिख रहे हैं। देखिए मोहन राकेश कमलेश्वर, निर्मल वर्मा भी है, शानी भी है, शिव प्रसाद है, रेणु है, परशाई है, कृष्णा सोपती, उषा प्रेमता, मनु भंडारी। तो लगभग लोग तो इनके में भी है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने देखिए इसका मतलब पता है तिवारी में नहीं दिए है, इस चीज को ध्यान रखना है। लेकिन नई कहानी में शुरुआत तो तीनों लोगों ने मिलके किया है, तो दिया क्यों नहीं। मोहन राकेश है, राजेंद्र यादव है, यहाँ निर्मल वर्मा को दिया, शेखर जोशी को, धर्मवीर भारती, रेणु को, कृष्णा सोपती, उषा प्रेमदा, मनु भंडारी को। कमलेश्वर मधुरेश ने दिया, इन्होंने दिया ही नहीं है। आ कहानी में इन्होंने दिया गंगा प्रसाद बिमल को, तो उन्होंने शुरू ही किया था। गंगा प्रसाद के अलावा आ कहानी के दौर में जगदीश को है। ये क्वेश्चन चार लोगों को देके ऐसे छांटने वाला देता है क्वेश्चन। तो आ कहानी में गंगा प्रसाद बिमल है, जगदीश चतुर्वेदी है, रविंद्र कालिया है, रमेश बख्शी है, श्रीकांत वर्मा है, विजय मोहन है, प्रयाग शुक्ल है, सुधा अरोड़ा है, विश्वेश्वर भी है। तो अगर आ कहानी में आप देखो गंगा प्रसाद, राजकमल चौधरी, रविंद्र कालिया, जगदीश चतुर्वेदी, दूधनाथ, इन्होंने कम दिया है। सचेत में इन्होंने मधुकर सिंह को दिया है, कमल जोशी, योगेश गुप्त, हिमांशु जोशी, मनहर चौहान, महीप सिंह। समानांतर कहानी में अरविंद, आशीष सिन्हा, इब्राहिम शरीफ, कामता, जितेंद्र भाटिया, निरूपमा, मधुकर सिंह, मृदुला गर्ग, सुधा अरोड़ा, सतीश जमाली। और जनवादी में रमेश रमेश बटरा, एक उपाध्याय एक बटरा है, हेतु भरद्वाज, नमिता सिंह, असगर वजाहत, धीरेन्द्र आस्थाना और उदय प्रकाश करके। इसके बाद यहाँ पे स्वतंत्रोत्तर विविध कहानी आंदोलन के प्रमुख रचनाकार आ जाते हैं, जिनमें हमने पिछले उसमें जो है याद कर लिया था भीष्म सानी के बारे में। तो भीष्म सानी का समय वैसे 1915 है और 2003 तक की इनकी यात्रा है। हमने पिछले में ये जो है ट्रिक से याद कर लिया था ना। भाग्य रेखा, ये हमने कैसे याद किया था कि भाग्य रेखा कैसे तय हो गया था, जब हमारे यहाँ पे पार्टीशन किया गया और आप देखते हैं कि एक ट्रेन से हमारे यहाँ पे लोगों को मार के भेजा जा रहा है, वहां पे जा रहे हैं, तो आप उस समय क्या करोगे कि पटरियों पे आप देखो तो इंसान इंसान को भी मारने पे उतारू है। तो भाग्य की रेखा तो रेडक्लिफ महोदय ने तबे ही तय कर दी 1953 में। पहला पार्ट हमने सीख लिया कि देखो सांप्रदायिक आधार पे हम भाई भाई थे लेकिन अलग कर दिए गए। तो भाग्य की रेखा रेडक्लिफ ने पहला पार्ट सिखा दिया था भारत को। उस समय हमको चारों तरफ भटकती राख दिखती थी पटरियों पे, क्योंकि इंसान इंसान नजर नहीं आता था। वांगचू, ये कितना भयानक शोभा यात्रा रहा होगा। एक तरफ जहां पे हमको निशाचर दिखता था, दूसरी तरफ डायन दिखती, बीच में पाली, तो पाला बदल के कभी निशाचर कभी डायन। तो हमने इसको याद किया था 53 पहला पार्ट 57, भटकती राख 1966, 73 में पटरिया, वांगचू 78, शोभा यात्रा 81 था और निशाचर 83 में था, 88 और डायन 98 में था। ये हमने याद किया था स्वतंत्र। ये देखिए स्वतंत्रता आजादी के बाद वाले समय के कहानी आंदोलन से भीष्म सानी को हमने कल याद कर लिया था। इनके अलावा मुक्तिबोध को याद तो नहीं किया था, लेकिन आप देखिए भीष्म सानी के बाद मुक्तिबोध 1917 में इनका जन्म है, भीष्म सानी का 15 में है। इनका दो ही है, काट का सपना 1967, सतह से उठता आदमी। तो दो ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वोल्गा से गंगा 1944 सांकृत्यायन का ध्यान दिया था और सतमी के बच्चे देख लिया था, ऐसे ही इनका भी देख लीजिए, मुक्तिबोध, काट का सपना, सतह से उठता आदमी, ये। और बाकी भैरव है, रेणु है, हरिशंकर परशाई है, दर्श है, अमरकांत है, मोहन राकेश। मोहन राकेश का याद करा दिया था आपको। मोहन राकेश का कैसे याद करना, तो 1925 इनका जन्म है और इसको हमने कैसे बताते कि इंसान खंडहरों जैसा जीवन जी रहा था। तो जब उसको पता चला कि भाई खंडहर जैसे जीवन नहीं, कुछ बढ़िया करना, आकाश को छूना, बादल को छूना है, तो फिर जानवर वाली जिंदगी को छोड़ना पड़ेगा, तो उसके लिए एक और जिंदगी चाहिए। तो इंसान की खंडहर जैसा 50 तक जीवन जिया जा रहा था। अब ये जो है 50 तक जिया जा रहा, तो फिर नए बादल के पकड़ने के लिए जानवर वाली जिंदगी 58 को हटाना पड़ेगा। तो एक और जिंदगी के लिए ऐसे 1 इंच मुस्कान और एक और जिंदगी सेम सेम लग रहा है ना, दोनों एकदम। 1961 में 1 इंच मुस्कान मनु भंडारी और उनके पति राजेंद्र यादव मिलकर लिखे थे उपन्यास। और ये एक और जिंदगी 1961 में ये भी आया। एक और जिंदगी किसका है, मोहन राकेश का है। तो दोनों को आप 1961 से जोड़ लीजिए, वही सेम है। फौलाद का आकाश जो है 1966 है।
अच्छा, धर्मवीर भारती को भी देखा था हमने, कैसे बताया था कि मुर्दों का गाँव, अगर जहाँ पे लोग सक्रिय नहीं होंगे तो उसको क्या कहेंगे, मुर्दों का गाँव। और वहां पे स्वर्ग की कामना तो आप कर नहीं सकते, जहाँ पे मुर्दों का गाँव वहां स्वर्ग कैसे सोचेंगे। तो 1946 में मुर्दों का गाँव स्वर्ग और पृथ्वी 49 में था, चांद और टूटे हुए लोग 55 में, बंद गली का आखिरी मकान। तो जहाँ मुर्दों का गाँव हुआ वहां तो बंद गली होगी, उसका आखिरी मकान होगा, और वहां पे रहने वाले लोग टूटे हुए होंगे। तो इसको हमने 46, 49, 55, 69 ये देख लिया था। तो यहाँ से धर्मवीर भारती का, मोहन राकेश का, मुक्तिबोध का, भीष्म शानी का, है ना, इनको आपको करना है। और हाँ, हरिशंकर प्रसाई जी का देखिए 3 ही है, तो ज्यादा है नहीं। भोला राम का जी तो सब हर जगह पे लगा ही रहता है। एक इनका हमेशा लिखते हैं हंसते हैं रोते हैं, वैसे परसाई जी बड़ा हंसने हंसाने वाला, हास्य व्यंग वाला ही लिखते हैं। तो कहते हैं हंसते हैं रोते हैं, कितने विरोधाभास चीज है, हंसते भी है रोते भी है। दो नाक वाले लोग जो है, भोला राम के जी में 2 नाक वाले लोग हंसते भी है रोते भी हैं। और बाकी इतना और जो है सारा हम लोगों को याद करना है। राजेंद्र यादव का कल याद करा दिया था, ठीक है। यहाँ पे राजेंद्र यादव का हमने याद करा दिया था, और फिर निर्मल वर्मा का भी याद कराया था यहाँ से। और इनके अलावा जो है धीरे धीरे हमें इतने राइटर का याद करना है, यहाँ पे लिस्ट देख लीजिए। ये सारी चीजें फिर करते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो ये यहाँ से हम लोग जो है खत्म करते चल रहे हैं, राइटर भी हम लोगों को याद होते चल रहे हैं। अब आगे देखिए हम वहां से मूल जो किताब है, वैसे क्लास 8 के आसपास ही शुरू हो जाना चाहिए, आज थोड़ा लेट हो गया सारा करते करते। किसने अपना माइक वो नहीं किया है? किसका माइक वो है, एक बार चेक करिए। देखिए आज हमें जो याद करना था, इसको तो अभी हम सामने आप खोल लेंगे, इस तरीके से याद करा देंगे यहाँ से। यहाँ पे देखिए जो हिंदी कहानी का विकास है आपके मूल तिवारी की किताब से अगर देखें, तो यहाँ पे वही चीज हिंदी कहानी के विकास में शुरू कहाँ से हुआ था। मैंने कहा था इसको हाईलाइट करके एक बार शो कर देंगे आपको, कि सबसे पहले इन्होंने जब कहानी के उद्भव और विकास की बात बताई थी, तो यही बताया था पहले कथा साहित्य होता था। भारत का प्राचीन कथा साहित्य था, पाश्चात्य वाला था, लोक कथा था, ये 3 चीज था। तो जो हमारी हिंदी कहानी का उद्भव और विकास है, तो कह सकते हैं सम्मिलित प्रभाव तो प्राचीन का भी दिखेगा, पाश्चात्य का भी दिखेगा, लोक कथा का दिखेगा। अब जो हमारे यहाँ पे जो आधुनिक हिंदी कहानी आया, ये जो पहले पहले वाली जो चीजें थी उसका लेस मात्र ना पा सकने वाले विद्वानों ने ये भी स्वीकार किया है कि जो सरस्वती प्रकाशित हुआ था उसके पहले जो गदाधर थे, इन्होंने बाढ़ रची जो कादम्बरी था उसको एक बड़ी कहानी के रूप में अनुवाद किया था। अब आधुनिक युग में जो कहानी है ना, उसका प्रारंभिक रूप इन अनुवादित रचनाओं में दिखता है। और ये जरूरी है कि जिसे आधुनिक अर्थ में कहानी कह सकते हैं, उसका वस्तु और शिल्प प्राचीन कथा से अलग है, सर्वथा अलग है। प्राचीन कथा से सर्वथा अभी को बात जो बता रहे हैं वो अलग है, चाहे प्राचीन कथा हो, काशात हो, वो चीज कह रहे हैं उससे अलग है। फिर भारत का जब प्राचीन कथा है, तो उसमें कई किताबों के नाम लिए थे कि आप उपनिषद, बौद्ध, जैन साहित्य इन सब में देखेंगे। तो जैसे संस्कृत कथा में बृहत कथा, कथा वैताल, सुख सप्तति, सिंहासन द्वितंशिका, पंचतंत्र हितोपदेश, कादम्बरी, वाशवदत्ता, 10 कुमार चरित, इनके रूप में कहते हैं कि ये तो प्राचीन कथा है और बिखरा पड़ा है। फिर ऐसे ही आते हैं कि प्राकृत और अपभ्रंश में भी देखो तो कुछ ऐसे छोटी छोटी पदबद्ध कथाएं हैं। अब ये तो आप चारणों के साहित्य में देख लो, इतिहास बात प्रसंग में। मध्य युग में आप एक और देखो कि पद से बधा हुआ प्रेम आख्यान मिलता है, जो हम लोग भक्ति काल के सूफी में पढ़ते हैं, मृगावती, पद्मावती, मधुमालती, चित्रावली, इंद्रावती, पूर्पावती। और दूसरी ओर हम लोग ब्रज भाषा गद्य में वार्ता साहित्य पढ़ते हैं, जैसे 84 वैष्णव, यानी जो बल्लभाचार्य थे, विठलनाथ उनके पुत्र थे, उनके जो अनुयायी थे, फॉलोअर थे, 84 संतों के बारे में, 252 वैष्णव के बारे में, ये सबको पढ़ते हैं। लोक कथा में क्या क्या चीजें आती हैं, तो लोक कथा साहित्य भी होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर मध्य प्रदेश वगैरह में देखिए लोक कथा साहित्य अलग से पढ़ना पड़ता है। तो साहित्य के समानांतर जनजीवन में कथाओं के बारे में देखें, तो कहते हैं कि ये प्रचलित कहानियां प्रेम, उपदेश, हास्य एवं व्यंग इनमें देखी जा सकती हैं। हिंदी की कहानी साहित्य इनके प्रभाव से सर्वथा आजाद नहीं है। हिंदी कहानी साहित्य पर इनके प्रभाव को देख सकते हैं। जैसे डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल वो लिखते हैं कि इसी उद्गम सूत्र से हिंदी कहानी की उत्पत्ति को सबसे अधिक प्रेरणा मिली, और उस समय प्राय समस्त हिंदी कहानीकारों की पहली मौलिक रचनाएं इन्हीं लोक कहानियों की प्रतिमाएं हुआ करती। एग्जाम्पल में हम सरस्वती को लें, तो शुरुआती दौर की कहानी को लें, तो जैसे लाला पार्वती नंदन है। पार्वती नंदन की जो कहानियां हैं, तो उन्होंने लिखा प्रेम का फुहारा। अब देखिए प्रेम का फुहारा, पार्वती नंदन लिखा भूतों वाली हवेली, जीवनाग्नि, नरक, गुलजार। ये जो थी ना, ये कहानियां जो थी, ये लोक कहानियों की प्रेरणा शक्ति से लिखी गई थी। लोक प्रेरणा यानी सुनाई बातों से। पाश्चात्य प्रभाव हमारे यहाँ पे,
तो ये हमने कहा था कि पाश्चात्य वाला ध्यान रखना है, कौन सा चीज कहाँ से आया था। जैसे हमारे यहाँ कहानी कला जब आया था तो सबसे पहले अमेरिका से एडगर एलन पो 1809 से 49। तो अमेरिका के बाद कहाँ से आया था? रूस से आया था। रूस में कौन था? पुस्किन थे। पुस्किन से इनके द्वारा 1830 में यहाँ पे आया। फ्रांस में अमेरिका के उद्गम सूत्र से यानी सबसे पहले फ्रांस में कह रहे हैं कि फ्रांस में तो अमेरिका जो एडगर एलन पो यहाँ पे चल ही रहा था वहां से फ्रांस में तो वहीं से जन्म हो गया। फिर अंग्रेजी साहित्य में अपने यहाँ कहानी का उद्भव और विकास इन देशों की अपेक्षा देर में हुआ। यानी फ्रांस में हो गया, अमेरिका में हो गया, रूस में हो गया, अपने यहाँ देर में हुआ है। और उसमें इन्होंने बताया जैसे रूस के आप पढ़ोगे तो रूस का प्रसिद्ध कहानीकार कौन है? चेखोव है, 60 से 1904 का। और उनके उत्तराधिकार इंग्लैंड में देखे तो ये तो रूस के हो गए, इंग्लैंड में तो कैथराइन मैसफील्ड करके 1888 से 23 में है। और 19वीं सदी के अंतिम दिनों में अगर इंग्लैंड में कहानी देखेंगे तो बहुत तेजी से फला फूला। और 20वीं सदी के शुरुआत में जब कहानी का उद्भव हो ही रहा था तो हिंदी लेखक भी उनके सामने भी था। केवल अंग्रेजी साहित्य की कहानी साहित्य था, मजे से वो पढ़ते तो उतना जितना वो समझते वो हमारे शिक्षा संस्थाओं के पाठ्यक्रम में था। उस समय हायर एजुकेशन के लिए कहानी पुस्तकों में लोग नेथेनियल हार्थोन को पढ़ते थे। 1804 से 64 का समय है। टेंगी लाउड टेल्स, वाशिंगटन इरविंग। और इनके अलावा हाँ, टेंगी लाउड टेल्स, वाशिंगटन इरविंग का स्केच बुक पढ़ते, चार्ल्स किंग्सले का पढ़ते, उनका समय 1819 से 75। द हीरो, चार्ल्स लैम्ब और मेरी। इनके अलावा टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर पढ़ा जाता है। इनके अलावा सर वाल्टर स्कॉट का वाशिंगटन इरविंग, चार्ल्स डिकेंस को दी टू ड्रोवर्स, रिपॉन विंकल और दी सेवन पुअर ट्रेवल्स। तो ये कुछ किताबों के नाम दिए गए इंग्लिश में कि ये चलते थे, पढ़ते थे सिलेक्टेड शॉर्ट स्टोरीज के। यहाँ पे भी है कि ये सारे जो संग्रह थे सिलेक्टेड शॉर्ट स्टोरीज के नाम से प्रचलित था। हिंदी कला के जो उद्भव में इन कहानी पुस्तकों ने जरूर प्रेरणा दी होगी, कम से कम जैसे टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर से तो कुछ तो प्रभाव मिला होगा। अब इस सब को देखते हुए जो हमारे यहाँ के 1900 ईस्वी के आसपास जो थे शेक्सपियर के अनेक नाटक जो थे उनके अनेक नाटकों का अनुवाद सरस्वती में कहानी रूप में प्रस्तुत हुआ। इसके पहले हमारे यहाँ ईसाई मिशनरी द्वारा प्रभु ईसस की कथा जो होती थी 83 तक, केशव राम की कथा 81, यीशु विवरण 83, ये छोटी छोटी कहानियां हिंदी में अनुवाद करके लोगों को एक तरीके से कन्वर्जन की बात भी की जा रही थी। मॉडर्न रिव्यू में प्रकाशित होने वाली कहानियों से भी प्रारंभिक हिंदी कहानीकारों ने सामग्री ली थी। रूसी और फ्रांसीसी कहानियों का प्रभाव आगे चलकर विकासयुग की हिंदी कहानियों पर अप्रत्यक्ष तौर पर अंग्रेजी अनुवाद में पड़ा। इस प्रभाव को स्वीकार करते हुए प्रेमचंद ने लिखा है कि मोपासा हो, अनातोले हो, चेखोव हो, टॉल्स्टॉय हो, इनको हमने पढ़ा और पढ़कर फ्रांस और रूस से आत्मिक संबंध स्थापित कर लिया। हमारे परिचय का क्षेत्र थोड़ा विस्तृत हो गया। अब हम द्वीपों और पहाड़ों को लागते हुए फ्रांस तक पहुंच गए, रूस तक पहुंच गए। इस प्रकार जहां तक इतिवृत्त का प्रश्न है, हिंदी कहानीकारों ने प्राचीन भारतीय कथा साहित्य हो, लोक कथा हो, पाश्चात्य हो, इन जिनसे जो भी लेना था वो लिया। आगे चल के प्रसाद आदि कुछ कल्पनाशील कहानीकारों ने कल्पना प्रधान कलात्मक कहानियों की भी सृष्टि की। लेकिन कुल मिला के निश्चय ही हमारा ध्यान कला और शिल्प की ओर रहा। तो ये अलग अलग पहले शुरुआत में यहाँ पे तिवारी की किताब में यही बताया गया है कि तीनों जगहों में आप कहाँ से क्या चीज लियो, हमारे यहाँ पे क्या लिया गया, ये सारी चीजें। फिर दूसरे सेक्शन में इन्होंने बताया कि प्रारंभिक जो हिंदी कहानियां होती है वो कैसे होती थी। तो हमारे यहाँ पे प्रारंभ में जो भी इतिहासकार ने एक स्वर से बोला सरस्वती आया तो वहीं से शुरू हो गया। और जब शुरू हुआ तो 2 वर्ष में यानी सरस्वती 1900 में शुरू हुआ तो 1902 तक आप देखोगे तो उसका स्ट्रक्चर ही बन रहा था और कई ज्यादा वहां पे प्रयोग किए जा रहे थे सरस्वती पत्रिका के साथ। अब इन्हीं में ये प्रयोग हो रहा था। शेक्सपियर जो नाटक है उनके इतिवृत्त के आधार पर वर्णनात्मक शैली में कहानियां निकलती और कहानियों में जो है स्वप्न कल्पनाओं के रूप में रचित कहानियां, सुदूर देश के काल्पनिक चरित्रों को लेकर लिखी गई संवेदनात्मक कहानियां, काल्पनिक यात्रा वर्णन की कहानियां, आत्मकथा रूप में कहानियां। अब इन कहानियों के नाम आप कहाँ पढ़ेंगे, यहाँ लिस्ट दिया गया है कैसे कहानियां निकलता था। जैसे किशोरी लाल की कहानी इंदुमती सरस्वती भाग 1 में छपा। केशव प्रसाद ने लिखा था आपत्तियों का पहाड़। देखिए इनके नाम भी पूछे जाते थे, एक बार देखिए शुरुआत में जो कहानियां लिखी जाती थी इन्होंने लिस्ट दिया है कौन कौन सी। किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती सरस्वती में निकला। केशव प्रसाद ने आपत्तियों का पहाड़ लिखा। गिरिजा वाजपेयी ने लिखा पति का पवित्र प्रेम। केशव प्रसाद सिंह ने लिखा चंद्रलोक की यात्रा। कार्तिक ने लिखा दामोदर राव की आत्मकहानी। जगन्नाथ ने लिखा रत्नावली। पार्वती नंदन ने प्रेम का फुहारा सरस्वती भाग 2 में। हिंदी कहानियों की सिलविधि का विकास। तो ये सारे यहाँ पे 1 2 3 करके जो आपको नाम दिख रहे हैं ना, ये 1 2 3 ये सारी चीजें कह रहे थे कि वहां पे निकलने लगा। अब ये विषय में डॉक्टर जो लक्ष्मी नारायण लाल है वो कहते हैं यहाँ ये भी क्लियर कर दे कि समस्त प्रयोगों से निर्मित कोई भी कहानी शिल्प विधि की जैसी हिंदी की मौलिक कहानी नहीं है। क्यों? क्योंकि इन कहानियों में कुछ तो भाव पक्ष की दृष्टि से छाया का अनुवाद किया गया है। और ये क्वेश्चन आया है किसने ये बोला है कि भाव पक्ष की छाया अनुवाद है, भावानुवाद है, शेष कला पक्ष। लक्ष्मी नारायण लाल ने कहा तुम चाहे जितना लिख लो अलग अलग जगहों से, कुछ अपनी मौलिक चेतना यहाँ के परिवेश को ध्यान में रख के तो लिख नहीं रहे हो। तो इन्होंने लक्ष्मी नारायण ने साफ साफ ये बात कह दी। यही कारण है कि वस्तुतः इन्हीं की प्रेरणा और भाव शक्ति के फलस्वरूप शीघ्र ही जो सरस्वती है
उसके तीसरे वर्ष यानी 1903 में, शुरू में 1900 से शुरू हुआ और उसके तीसरे वर्ष 1903 में ही मौलिक हिंदी कहानी का आरंभ हुआ। शिल्प विधि की दृष्टि हिंदी की पहली मौलिक कहानी शुक्ल का 11 वर्ष का समय है। देखिए शिल्प विधि की दृष्टि से कहते हैं कि शिल्प विधि दृष्टि अगर देखें तो शुक्ल का 11 वर्ष का समय है। आगे चलकर हिंदी की अन्य मौलिक कहानियों की सृष्टि होती है, साथ ही बांग्ला अंग्रेजी हिंदी से अनुवाद भी होने लगता है। 1906 में जो ये सरस्वती है, इसी हिंदी मौलिक कहानियों में विकास दिखने लगता है। इसी वर्ष अगर देखें तो वेंकटेश ने लिखा एक अशरफी की आत्मकहानी, लाला पार्वती ने लिखा एक के दो दो, सूर्य नारायण ने लिखा चंद्रहास का अद्भुत आख्यान, ये सभी। तो ये कहते हैं कि कई मौलिक कहानियां अच्छे से आप देखो प्रकाशित होने लगता है। और 7वीं वर्ष तो सरस्वती में बंग महिला का धुलाई वाली आ जाता है और वो तो एकदम धूम मचा देता है। ये सारी चीजें ऐसे सरस्वती में शुरू हुआ, फिर ये मौलिक कहानी के रूप में बढ़ता है। फिर 9वें और 10वें आप देखो तो सरस्वती में क्रमशः प्रकाशित श्री वृंदावन लाल वर्मा की राखी बंद भाई आ गया, फिर तातर और एक वीर करके आ गया। फिर ऐसे 1909 में काशी से हिंदू पत्रिका आने लगा और वो प्रसाद ने उसके माध्यम से निकालना शुरू कर दिया हिंदी में। फिर प्रसाद की शुरुआत की कहानी में जैसे आग है, चंदा है, गुलाम है, चित्त और उद्धार है, यहाँ पे इंदु के प्रारंभिक वर्षों में ही प्रकाशित होने लगा। पंडित विशंबर नाथ चिज्जा, इनकी पहली मौलिक कहानी का नाम है विदीर्ण हृदय। वो विदीर्ण हृदय भी इंदु में ही प्रकाशित हुआ। इंदु ने कहानी के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण काम ये किया कि बंगला कहानियों का अनुवाद कर दिया। अब बांग्ला की प्रसिद्ध पत्र प्रवासी है, वहां से उन्होंने क्या किया, उठा के अनेक कहानियों का अनुवाद पंडित पारसनाथ त्रिपाठी ने इंदु में प्रस्तुत कर दिया। हिंदी कहानी के विकास में जो प्रवासी है वो बहुत महत्वपूर्ण काम किया, ऐतिहासिक महत्व रखा। फिर ऐसे ही 1918 से गासी से हिंदी गल्पमाला निकलने लगा, वो महीने में निकलता था और कलात्मक विकास होने लगा। इसके बाद इसके पहले भाग के दूसरे अंक में जेपी श्रीवास्तव थे, तो इस जो काशी से हिंदी गल्पमाला निकलता था, इसके सेकंड जो द्वितीय वाला अंक होता था उसमें जेपी श्रीवास्तव की मैं ना बोलूंगी कहानी भी आया। वो शैली की दृष्टि से उत्तम पुरुष की शैली में लाजवाब कहानी लिखा गया था, मैं ना बोलूंगी। कथानक की दृष्टि से ये मनोवैज्ञानिक लग रहा था। इसी पत्रिका के दूसरे वर्ष के 8वें अंक में इलाचंद जोशी की सजनवा नामक कहानी आ गया। ये हिंदी गल्पमाला की बात बता रहे हैं। तो इस कहानी से मनोवैज्ञानिक कहानियों के विकास की दिशा और क्लियर हो गई। आगे चलकर प्रसाद जी की कहानियां नियमित रूप से इसमें आने लगा। पत्थर की पुकार, करुणा की विजय, उस पार का योगी, खंडहर की लिपि, प्रतिमा, पाप की पराजय, दुखिया। हिंदी साहित्य में कहानियों का आरंभ कुछ साल बाद हुआ। भारतीय युग में कहानियां नहीं लिखी गई, कुछ कथात्मक निबंध लिखा गया जो पढ़ने में बहुत रोचक था। कहानियों का विकास अगर देखेंगे तो आलोच युग में हुआ। सरस्वती 1900 पत्रिका के प्रकाशन के साथ हिंदी कहानी आता है। आरंभ में लिखी गई कहानी में कुछ शेक्सपियर के नाटक के आधार पे, कुछ संस्कृत नाटक के आधार पे, कुछ बांग्ला कहानी का रूपांतरित था, कुछ लोक कथा से प्रेरणा था और कुछ जीवन की वास्तविक घटना से, ऐसे था। और उसमें किशोरी लाल गोस्वामी, माधव प्रसाद मिश्र, बंग महिला, रामचंद्र शुक्ल, प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा। किशोरी लाल गोस्वामी को इंदुमती कहानी यानी किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी सरस्वती में 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इंदुमती जो है ये सरस्वती में 1900 में आया। ये शेक्सपियर के टेम्पेस्ट नाटक के आधार पर लिखा गया था। इसी वर्ष सुदर्शन में माधव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता कहानी प्रकाशित हुआ। 1902 में सरस्वती में भगवान दिन बीए की प्ले की चुड़ैल कहानी भी प्रकाशित हुआ और ये बनता है वास्तविक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत करने वाला रचना। सरस्वती में ही शुक्ल का 11 वर्ष का समय 1903 में और बंग महिला की धुलाई वाली 7 में, ये भी छपता है। हिंदी के शुरुआती मौलिक कहानीकारों में इन्हीं लेखकों के नाम आते हैं। आगे चल के ये लेखक साहित्य की अन्य विधाओं की सृष्टि में प्रवृत्त हुए और कहानी को विकसित एवं प्रतिष्ठित करने का श्रेय अन्य कलाकारों को मिला। 1909 में वृंदावन लाल वर्मा ने राखी बंद भाई लिखा, जो कि ऐतिहासिक कहानी परंपरा को जन्म देता है। 1909 राखी बंद भाई। फिर काशी से 1909 ईस्वी काशी से हिंदू का प्रकाशन शुरू हुआ। इसमें प्रसाद की भावनात्मक कहानी, इनके संग्रह छाया आया, छाया संग्रह 1912 में आया था। राधिका प्रसाद रामर सिंह की भागपुर कहानी, कानों में कंगना, इंदु 13 में आया। फिर ये प्रकार इनका लिखते थे उर्दू में, अगर ये लिखते तो अधिक यश और धन की प्राप्ति संभावना न देकर हिंदी की ओर आ गए। और फिर इसके बाद कौन कौन सी कहानियां लिखा, सौत कहानी प्रेमचंद जी का 1915 में आया था, पंच परमेश्वर 16 में आया, सज्जनता का दंड 16 में, यानी सौत परमेश्वर और सज्जनता का दंड, ईश्वरी न्याय, दुर्गा का मंदिर, चंद्र शर्मा गुलेरी, ये तो सौत हो गया, पंच परमेश्वर, सज्जनता का दंड, ईश्वरी न्याय, दुर्गा मंदिर। और गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था 15 में। रचना शिल्प की दृष्टि से अपने आप में बहुत आगे की बात कही गई है। इसमें निहित त्याग में प्रेम का आदर्श दिखाया गया है, उदात्त प्रेम। 1915 से 17 के बीच में सरस्वती में ज्वाला दत्त का मिलन, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की रक्षाबंधन, पदुमलाल पुन्ना
लाल बक्सी की झलमलाई, ये बहुचर्चित कहानियां थी। सन 18 में काशी से हिंदी गल्पमाला महीने का पत्रिका निकलता था। इसमें प्रसाद की प्रमुख कहानियां नियमित रूप से आती थी। इसी पत्र में गंगा प्रसाद श्रीवास्तव और इलाचंद जोशी की कुछ आरंभिक कहानियां भी हैं। तो उपयुक्त विवेचन से क्या क्लियर होता है कि सन 1900 के लगभग हिंदी कहानी का जो जन्म हुआ 12 से 18 के बीच में, वो पूर्णतः प्रतिष्ठित हो गया और साहित्य से उसकी स्वतंत्र सत्ता तब मान्य हुई जब वो मौलिक रूप से निखर के आया। किसी भी साहित्य विधा के उद्भव और विकास के लिए समय बहुत कम होता है कि वो 12 से 18 में 6 साल में कर ले, लेकिन भारतीय मानस में प्राचीन लघु कथा वगैरह पर संस्कार पहले से थे और पाश्चात्य कहानी कला से जैसे ही हम परिचित हुए, वो संस्कार जाग उठा और कलापूर्ण कहानियां लिखी जाने लगी, जिसमें प्रसाद प्रेमचंद दो भिन्न प्रवृत्तियों को लेकर चले। प्रेमचंद जहाँ जीवन की वास्तविक घटना और समस्या को लेकर आदर्श की प्रतिष्ठा कर रहे हैं, वहीं प्रसाद मनुष्य के भीतर भाव के द्वंद को समझ रहे हैं। प्रेमचंद मुख्यतः वर्तमान के दुख दर्द हार जीत और न्याय की बात करें, प्रसाद अतीत में कल्पना के सहारे रम रहे हैं। प्रेमचंद उर्दू से हिंदी में आए तो उनकी भाषा बोलचाल की मुहावरेदार, चुस्त और सजीव थी। इसके विपरीत प्रसाद काव्यमय अलंकृत तत्सम प्रभाव लिखते थे। इन दोनों ने तत्कालीन लेखकों को पर्याप्त प्रभावित भी किया। आगे चलकर प्रसाद काव्य और नाटक के क्षेत्र में रम गए। कहानी के क्षेत्र में प्रेमचंद का स्थान आ गया। कालांतर में हिंदी कहानी में विकसित होने वाली सभी प्रवृत्तियों का उद्भव स्रोत यही दिखता है। व्यक्ति को केंद्र में रखकर लिखी जाने वाली कहानियों का उद्भव प्रसाद से और समाज के व्यापक हितों की दृष्टि में रखकर लिखी जाने वाली कहानी का उद्भव स्रोत प्रेमचंद से। तो इस तरह आलोचक में कहानियों के अनुवाद भी हुए। अधिकतर बांग्ला भाषा से अनुवाद हुए और अनुवादकों में गिरिजा कुमार घोष, पार्वती नंदन, बंग महिला के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अब यहाँ पे प्रेमचंद युग, विकास युग शुरू होता है। तो यहाँ से हम रिवीजन जो है इसको कल करा देंगे। अब हम लोग थोड़ा सा याद करने वाला काम कर लेते हैं, है ना। समझ तो विकसित हो ही जा रहा है। अब देखिए, आज हमें जो रचनाओं में कंठस्थ करना है, अगर हम क्रम से देखें तो क्रम से क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हमको यहाँ पे देखना है जैनेन्द्र का। ठीक है, जैनेन्द्र जी का देखना है। और जैनेन्द्र की कहानी अगर देखें, खेल कैसे 1928 में आया और बाकी क्या चीजें हैं, और इसके बाद एक एक करके हम पढ़ेंगे। जैनेन्द्र के बाद यहाँ पे यशपाल का आपको याद करा दिया है। दूसरे नंबर पे यशपाल जी है। इलाचंद जोशी का हम लोग याद कर लेते हैं आज। ठीक है, अज्ञे का याद कर लेते हैं। उपेन्द्र नाथ हस्त, ये 5 ये क्रम से इन लोगों का है। फिर जितने भी लोग हैं कॉमन एक साथ उनको दिया गया। फिर प्रेमचंद उत्तर के सेक्शन में आ जाएंगे। तो हम लोग इसके पहले वाले सेक्शन में जितने भी लोगों को उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा याद भी कर लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। आज क्लास भी थोड़ा डिले हो गया था। हमको क्या कोई नींद तो नहीं लेने लगी, लेट कर दिया हम। चलिए, इसको ना एक रजिस्टर आप लोग फाइनल कर लीजिए। वो रजिस्टर रहेगा ना तो आपको चीजें याद होती रहेंगी। सबसे बड़ी बात ये है। अब यहाँ से हम लोग देखिए याद कैसे करेंगे। हम लोगों को नई कहानी आंदोलन लगभग याद हो गया है ना। 56 से लेके 72 में क्या है, 68 में क्या है, वो याद है। आज बस एक काम करते हैं, पूरा नहीं कराते हैं हम। एक पिछले क्लास में हमने पिंजरे की उड़ान वाला किया था तो वो तो याद है। जैनेन्द्र का एक बार देख लेते हैं। जैनेन्द्र का टोटल आपको देखेंगे तो 7 है। ठीक है, इनका कहानी, खेल 1928, विशाल भारत। अब जैनेन्द्र को हम कैसे याद करेंगे। जैनेन्द्र का अगर आप देखेंगे तो जैनेन्द्र के संबंध में कहा गया है कि हमने आपको इमेजिन कराया था कि शेखर एक जूनी, आप लोगों ने पढ़ा होगा। शेखर एक जूनी, या आप उसको छोड़ो, शेखर एक जूनी नहीं, आप इमेजिन करो कि जो कामायनी है, श्रद्धा और ईड़ा। तो जो श्रद्धा है कामायनी में जो श्रद्धा है वो नीलम देश की राजकन्या है। अब वो नीलम देश की राजकन्या क्या है कि भ्रमण पे निकलती है। क्यों? क्योंकि उसमें ये बताया गया है कि उसको ललित कलाओं के ज्ञान के बारे में बहुत कुछ समझना है, जानना है, तो वो निकलती है। तो नीलम देश की राजकन्या जो है, एक रात जो है वो भ्रमण पे निकलती है। अब वो भ्रमण पे निकलती है तो पाजेब पहन के, पैर में जो होता है पाजेब पहना जाता है, तो पाजेब वो पैर में पहन के वो निकलती, एक रात भ्रमण पे निकलती है। वातायन एक तरीके से वातायन की एकदम अपनी खिड़की खोल के कि हमको ललित कला का ज्ञान लेना, सब कुछ सीखना है। उसे ये नहीं पता कि वो जा रही है और आज ही प्रलय आने वाला है तो फिर मनु बचेंगे। और ये किसके यहाँ से आवाज आ रहा है, माइक, या तो वो थोड़ा सा आवाज किसके यहाँ से, थोड़ा अपना माइक हो, है ना, लग रहा है बंद हो गया ना, किसके यहाँ से था, थोड़ा सा अभी जब पूछेंगे तब बता दीजिएगा फ्री। तो ये हम लोग कैसे याद करेंगे। जैनेन्द्र का हमने क्या बताया कि जैनेन्द्र का जो है इनका, कि एक मान लीजिए कि कामायनी की श्रद्धा है, उसको ललित कलाओं का ज्ञान लेना है, तो वो भ्रमण पे निकल गई। अब वो भ्रमण पे निकली है, पैर में उसने पाजेब पहन लिया है, और वो जब निकलती है रास्ते में एक रात निकलती है, उसे नहीं पता कि प्रलय होने वाला है। वो नीलम देश की राजकन्या है और पाजेब भी पहनी है। और जब रास्ते में जाते हैं तो उसको चिड़िया वगैरह मिलते हैं, तो 2 चिड़िया उसको मिले।
तो वो अंततः, और हमने ये भी देखा कि फांसी किस दृश्य से लिखा गया था, जैसे जैनेन्द्र बता रहे हैं कि फांसी की स्थिति क्या थी जब ये लिखा गया था। तो इनका फांसी आया 1929 में, जस्ट उसके एक साल बाद 30 में आया वातायन करके। इस बार नीलम देश की राजकन्या 1933 में। अच्छा, नीलम देश की राजकन्या को हमने ध्रुव स्वामी से जोड़ा था। ध्रुव स्वामी ये आया था, अगर आपने उनका प्रसाद का नाटक पढ़ा होगा, तो प्रसाद जी के नाटक में स्कंद गुप्त है 1928 में, 31 में चंद्रगुप्त है, और इसके बाद 1933 में जो है आपका ध्रुव स्वामी है। तो ध्रुव स्वामी से नीलम देश की राजकन्या को जोड़ दीजिए। दो चिड़िया को हमने जोड़ने की बात की थी कि 1935 में कामायनी का समय है, और फिर 1949 और इसके 42। इसको एक बार हल्का से ऐसे समझ लीजिए, फिर बाद में याद हो जाएगा। अब यशपाल का हमने कुल 15 कहानी संग्रह याद कराया था। आप ये देखो कि यशपाल का जो समय है 1903 है, और यशपाल इसका मतलब जो है जैनेन्द्र जी से पहले आए हैं। जैनेन्द्र का समय 1905 है। ठीक है, समय भी याद रखना है। तो यशपाल का हमने कल याद कराया था आपको कैसे, कि कोई भी व्यक्ति, और वैसे भी हमने आपको विषय वस्तु बताया कि पिंजरे की उड़ान। तो ये कुछ जेल के बारे में बताया गया था कि जेल में बंद थे, और उसी समय 34 से 38 के दौर में पिंजरे की उड़ान लिखा गया था यशपाल के द्वारा। तो पिंजरे की उड़ान में यानी कोई व्यक्ति कैद है, और कोई व्यक्ति कैद है तो ऐसा लगता है कि उसको अभिशप्त किया गया, अभिशाप टाइप में दिया गया है। तो वो वहां से निकलेगा कैसे, कैद से निकलेगा कैसे, उसको ज्ञान देना पड़ेगा। और जो ज्ञान देना पड़ेगा वो कैसे, अगर आप किसी को ज्ञान देंगे तो उसके अंदर तर्क आएगा, लॉजिक आएगा, और जब लॉजिक आएगा तो चिंगारी आएगी कि हाँ मुझे कुछ करना है, भस्मावृत चिंगारी। और जब चिंगारी होगा तो ही जाके वो क्या करेगा, उस दुनिया की कल्पना करेगा कि सफलता के बाद हम फूलों का कुर्ता पहनेंगे। और इसमें हमने ये बताया था कि धर्मयुद्ध चलता है। अब इसको कैसे जोड़िए, धर्मयुद्ध कैसे होता है, हम लोगों के जीवन में होता है कि जैसे होली है, दिवाली है, घर जाए कि नहीं जाए, पढ़े कि नहीं पढ़े, तो वो धर्मयुद्ध क्यों, क्योंकि आपको एक सीट पक्की करनी है, उत्तराधिकारी में एक सीट पक्का करना है। तो आप एक विजुअलाइज करो कि एक चित्र का शीर्षक आपके मन में क्या चलता है, कि हम उत्तराधिकारी होंगे, नेक्स्ट हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। इसके लिए उत्तमी की माँ समझाती है। तो ये चीज है। तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, सच बोलने की बोल। उत्तमी की माँ ने कहा था तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, सच बोलने की बोल। और खच्चर और आदमी भूख के 3 दिन। ये सारे हमने 15 याद किए थे। इसके बाद इलाचंद जोशी है। इलाचंद जोशी का आप देखोगे तो 5, 6, 7। इलाचंद जोशी का 7 है। इसको हमने कैसे याद कराया था, याद कहाँ कराया, थोड़ा सा आज इमेजिन करने की कोशिश की है कि इलाचंद जोशी जो कि मनोविश्लेषणवाद वाले हैं। तो मनोविश्लेषणवाद वाले को ना, मानव मन को समझना है तो बच्चों के मन को समझो। बच्चों के मन की स्थिति क्या है, कि जैसे वो बेरोजगारी में जीवन व्यतीत करें, उनके जीवन का क्या है। वो बहुत सारी चीजों को त्याग देते हैं। क्यों त्याग देते हैं, धूप और छांव जिंदगी के दोनों चीजें होती है, पहलू होता है धूप और छांव, है ना। तो यहाँ पे धूप और छांव जो है जिंदगी के दो पहलू है। तो बच्चे क्या करते हैं कि अब चुनाव करना है। अब जैसे दिवाली और होली है, तो ये चुनाव हम लोगों के मन में चलता है कि हम घर जाए या ना जाए, हम इतना टाइम वेस्ट करें या ना करें, क्योंकि इतने समय में कोई पढ़ के आगे निकल जाएगा। तो वो ऐसे समय होता है कि ये समय होता है जीवन बनाने का, और ये समय होता है कि थोड़ी मस्ती करने वाला भी। दोनों चीजें होती है लाइफ में, कि हमको ये भी मस्ती कर लेना है कि अभी पढ़ाई कर लेनी है, दोनों चीजें हैं। तो धूप और छाया यानी धूप और रेखा, दिवाली और होली, रोमांटिक छाया। लेकिन बच्चा आहुति देता है, बहुत सारे अपने जो मन में इच्छाएं जगती है उनको आहुति दे देता है कि इसको छोड़ दिया जाए। और खंडहर की आत्माएं। अब यहाँ पे देखिए उन बच्चों को क्या कहते हैं, बहुत लोग नहीं कहते कि दिन रात पढ़ते रहते हो, एक किनारे में घुसे रहते हो, क्यों, एकदम बेकार हो जाओगे, दिमाग खराब हो जाएगा। तो खंडहर की आत्माएं 1948। डायरी के नीरज पुष्प, कटीले फूल, लजीले कांटे। एक बच्चा, एक स्टूडेंट है विद्यार्थी जीवन में, होली और दिवाली पे सब घर जा रहे हैं, लेकिन वो एक जगह पे खंडहर की आत्मा के समान कुंठ बैठा है, कुंठ भाव से। क्यों, उसका जीवन तो कांटों के समान है। तो अपना दिन प्रतिदिन आहुति दे रहा है, क्यों, वो भी रोमांटिक दुनिया, जब उसके जीवन में प्रेम होना चाहिए, मस्ती होना चाहिए, सब क्यों, क्योंकि जो सतमी की माँ ने समझाया था कि बच्चा तुमको अगर चाहिए वो दुनिया, वो फूलों का कुर्ता, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, नहीं तो डायरी के नीरज पृष्ठ अभी भर लो, बाद में आजादी मिलेगा। तो धूप रेखा 38 में था, 42 में दिवाली और होली था, रोमांटिक छाया 43 में था, आहुति 45 में था। इसको अभी जैसे मैं बता रही हूँ ना, तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों के दिमाग में जा रहा होगा, आज नहीं जाएगा। पर ये 8-10 दिन के बाद बार बार हम जब बोलेंगे फूलों का कुर्ता, सतमी की माँ, उतमी का वो, वोल्गा से गंगा, 1944, ये वो, तब आपको याद आएगा। अभी नहीं याद हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। अभी बस फूलों का कुर्ता पता चल रहा, धर्मयुद्ध उत्तराधिकारी किसका ये पता चल रहा, बहुत सही है। ये डेट नहीं पता चल रहा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक दिन में ये याद नहीं होगा। कई बार हम बोलेंगे, कई बार बोलेंगे कि पिंजड़े से उड़ान, ज्ञान दान, अभिशप्त, ये वो, तब याद होगा। और अपने आप से खुद भी आपको बोलना है, ठीक है। तो जैनेन्द्र हो गया, यशपाल हो गए, इलाचंद जोशी हो गए। आप लोग भी ऐसे रजिस्टर अपना मेंटेन कर लीजिएगा। और इसके अलावा आगे
अज्ञे जी है, तो अज्ञे का आप देखेंगे कि वो एक तो ए तेरे प्रतिरूप अमर वल्लरी उनका बहुत ज्यादा फेमस है दोनों। तो विपथ का परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, अमर वल्लरी, ये तेरे प्रतिरूप इनका है। विपथ होना क्या होता है कि रास्ते से भटक जाना। क्या होता है, हमारी परंपरावादी सोच हमको क्या कहती है, एक ढर्रे पे चलना है, आप लोगों को एक ढर्रे पे चलना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक ढर्रे पे हमें चलना है, हमें उस रास्ते से बिल्कुल एक तरीके से विपथ नहीं होना। क्या हुआ बबीता जी, क्यों निकल कहाँ लिए? ये लाइव क्लास से कहाँ कहाँ निकल रही है ये, बंद बंद करके? पता लगना चाहिए कि पूरा उसे ध्यान से सुना जा रहा है कि नहीं। आगे जी क्या कहते हैं? आगे वैसे शेखर एक जीवनी में भी आप देखेंगे ना, वो मस्त है बिल्कुल। वो जीवन को एक बनी बनाई, क्योंकि मनोविश्लेषण मानव मन के बहुत ही सूक्ष्म चीजों को समझते हैं, और जो व्यक्ति सब कुछ समझता है वो हमेशा एक राह पे नहीं चलता, वो रास्ते को काटता हुआ चलता है, बीपथ होके चलते। तो 37 में इनका है, 1937 में बीपथ। अब बीपथ आप क्या होंगे, एक रास्ते पे आपको चला जा रहा है कि इसी रास्ते पे चलना है, आप उस रास्ते से भटक रहे हैं, इसका मतलब जो परंपरा बनी बनाई चीजें, उन रूढ़ियों को तोड़ रहे हो। तो बीपथ होना यानी परंपरा को करना। कोठरी की बात, शरणार्थी। अच्छा, शरणार्थी कौन है? कहीं से उनको निकाल दिया गया है, तो हमारे देश में वो आए हैं शरण लेने के लिए। तो उनको तो शरणार्थियों को उस कैंप में जगह भी नहीं मिलता है। वो कोठरी की बात करें कैसे, कोठरी मतलब एक अपना घर है, और शरणार्थी तो बेचारे कहीं भी टेंट लगा दिए, ऐसे वाली स्थिति होती है। तो कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, अमर वल्लरी, ए तेरे प्रतिरूप, ए कुछ करके आगे का है। और हम लोग नई कहानी और वो 56 और 72 ये सारी चीजें हम लोगों को याद है। ठीक है, इलाचंद जोशी। अच्छा, पिछले दिन में हम लोगों ने जो याद किया था, एक बार उसको कर लेते हैं। हमने निर्मल वर्मा का कराया था, 6 था। तो निर्मल वर्मा का हमने ऐसे आपको कहा था कि देखो, परिंदा है, पक्षी है, वो उड़ के आ रहा है, वो चाहता है कि सूखा है तो काला कौवा जो पानी चाहता है, लेकिन लोग आपस में बीच के टपरी वाले बैठ के बीच में बहस कर रहे हैं। उधर झाड़ी जल रहा है, जंगल जल रहा है, उनसे कोई मतलब नहीं। ऐसा हमने बताया था आपको। 1965 में हमने ऐसे बताया था कि हमारे यहाँ पे जो है पाकिस्तान से हमारा युद्ध चल रहा था। तो उस समय क्या स्थिति थी कि झाड़ी हमारा जल रहा था, एक तरीके से ऐसी स्थिति थी। तो पिछली गर्मियों की बात, 1968, जब राग दरबारी का महफिल वैद्य जी का सजा हुआ था, जलती झाड़ी 1965। पिछली गर्मी में, गर्मी में ही झाड़ी जलता है, और अगर वो गर्मी में झाड़ी जल रहा है और लोग आपस में बैठ के बहस कर रहे हैं, और एक परिंदा बाहर से आया कि हमको पानी मिलेगा, तो कौवे और काला पानी, उसको काला पानी मिलता नहीं क्योंकि लोग बेवकूफी करके बहस करते हैं, और सूखा रह जाता है और वो चला जाता है। तो जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कौवे काला पानी, सूखा तथा अन्य कहानी, परिंदे। 65 में जलती झाड़ी है, पिछली गर्मियों में 68 है, बीच बहस 73 में। आपको क्या करना है, जैसे मैं ये चीज बता रही हूँ, तो आप लोग ये सुन रहे हो, इसको आप अपने को समझाओ। कैसे समझाना है आपको, एक जैसे पेज लिया आपने, एक मिनट, कैसे समझाना है, जैसे मुझे नहीं याद है, मान लो मैं नहीं कहती कि मुझे याद है, लेकिन मुझे इतना पता है कि हमने कुछ पढ़ा था कि जो भीष्म सानी जी हैं, भीष्म सानी जी कुछ तमस के बारे में लिखे थे। तमस मतलब कुछ सांप्रदायिकता के बारे में लिखे थे। सांप्रदायिकता मतलब कि दोनों लोगों में विभाजन। अब वो भयावह स्थिति में कहते हैं कि उस समय हमने कुछ सुना था तमस में, कि लोगों को ऐसे मार काट हो रहा था, और ट्रेन पे ऐसे लाशें बिछी रहती थी, ऐसे कुछ बड़ा भयावह दृश्य था। तो हमने खींचा कि एक पटरी था, और पटरियों पे क्या होता था कि जिधर भी देख रहे राख ही राख दिख रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे एक रेड क्लिफ लाइन खींच दी गई, पार्टीशन कर दिया गया, अब तुम उधर जाओ, हम लोग इधर है, अब भाई भाई नहीं है, तो पार्टीशन खींच दिया। अब इसने क्या किया, हमको पहला पार्ट सिखा दिया कि हम लोग भाई भाई थे ही नहीं। ये हमारी भाग्य रेखा तय कर दिया कि ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान है, और चारों तरफ राख राख दिख रहा है, बीच में पटरी है, अब पटरी पे सुनसान इलाका है। और अब क्या देखेंगे, तो एक तरफ आपको राक्षस दिख रहे हैं, दूसरी तरफ डायन दिख रहे हैं, कभी पाली बदल के डायन यहाँ आ रहा है, कभी निशाचर यहाँ आ रहा है। ये एक क्या हो गया, ऐसे अगर स्थिति बन रही, तो वांगचू ये कैसा जुलूस है, वांगचू एक तरीके से। और एक तरीके से वांगचू के अलावा शेष यात्रा ऐसे करके जुलूस का कुछ था, देखिए मुझे शोभा यात्रा, ये कोई शोभा की बात होती है? अरे ये तो ऐसी स्थिति, इतना भयावह दृश्य, इसमें शोभा क्या हो सकता है? तो आपने क्या किया, ऐसे बनाया, इसको ड्रॉ किया, आपने इमेज ड्रॉ किया ना, तो ये आपके दिमाग में इमेज जो है हमेशा के लिए सेट हो गया। ये प्रैक्टिकल अप्रोच आपको करना है। ये थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग का फायदा हो रहा है, नहीं तो इंजीनियरिंग करना बेकार हो गया होता। तो हमने क्या किया, पटरी वटरी बना लिया, ठीक है, बन गया। पिंजरे की उड़ान वाला कैसे करेंगे, तोता बनाया, तोते में ऐसा लग रहा कोई बैठा है, वो कह रहा है कि भाई मुझे ज्ञान दो, मैं अभिशप्त हूँ। पिंजरे से तोता कैसे जाएगा, उसको ज्ञान दो। ज्ञान देने के बाद तर्क दिया आपने, चिंगारी आया तो वो कह रहा है कि अब लाल कुर्ता लेने जाएंगे, तो तुम्ही की माँ समझाती, हाँ मेहनत करो तो लेने जाओगे।
और फिर हम राजेंद्र यादव की कैसे बताए थे आपको कि 1952 में हम लोग मार्केट करने निकले थे। अब इमेजिन करो कि आप एक दुकान पे पहुंचे, दुकान पे पहुंच के आप देख रहे हो कि आप मार्केट में आ चुके हो। अब मार्केट में 52 से लेके 2 साल लग गया आपको, वहां पे आप छोटे छोटे मूर्ति देख रहे हो। तो जैसे ही आप देवताओं की मूर्ति लेने पहुंचे मार्केट में, तो अब आपको थोड़ा रैंडम क्या क्या याद आ रहा है। तो हमने आपको बताया था वहां ताजमहल की मूर्ति मिल रही थी, कोई अभिमन्यु था उसकी आत्महत्या कर दी गई थी, कोई लक्ष्मी की मूर्ति दिख रही थी तो उसको बांधा गया था, कैद थी, ऐसा कुछ था। ऐसा कुछ कुछ याद आता है क्रम से? इसका प्रैक्टिस हो रहा है कुछ? हो रहा है? करिए, सारे लोग करिए। निकिता भी नहीं है तो ऐसे करिए। अब देखिए हमको अभिमन्यु याद आ गया, मान लो ताजमहल याद आ गया और ये सारी चीजें याद आ गई और बाकी भूल गया। फिर हम वापस से पढ़ेंगे कि अच्छा, अब मान लो मूर्ति जब वापस लेके आते हैं, याद हो आप लोग जब हम लोगों के यहाँ पे मूर्ति लाते हैं फिर सिरवाने जाते हैं उसको वो करने के लिए, तो ढोल नगाड़ा लेके आते हैं, ऐसे नहीं आ सकते। तो मूर्ति हासिल करना तो ढोल लेके जाना पड़ेगा। और मूर्ति के लिए दुकान पे आप बैठे तो किनारे से किनारे मूर्ति को देखना पड़ेगा। अपने आप को समझाइए, जरूरी नहीं इस ट्रिक को याद करिए, अपने आप को समझाइए। 52 में ऐसे 52 1952 जैसे दिखा आपको, तुरंत याद आ गया कि हजारी प्रसाद ने कोई किताब तो लिखी थी 52 में, तो उन्होंने 1940 में भूमिका लिखा था, तो 52 में क्या लिखा था, उद्भव विकास लिखा था, क्या लिखा था, आदिकाल लिखा था, ऐसे करके। फिर 54 आया, अच्छा 54 में मैला आंचल है और कुछ भी है। 62 है तो 62 में पार्टीशन बताया था और कुछ याद आ रहा है। 68 में राग दरबारी बताया कुछ और याद आ रहा है। 72 में मानस कांड से कुछ और याद आ रहा है। ऐसे करना है आपको। और धर्मवीर भारती का हमने वैसे भी बताया था कि मुर्दों का गांव स्वर्ग और पृथ्वी टुचू। तो हमने ऐसे बताया कि एक बात बताइए, जहां पे कोई लोग एक्टिव नहीं होंगे, मुर्दों का गांव होगा, तो मुर्दों के गांव में जो गली होगी सबसे आखिरी होगी, मकान भी बिल्कुल अंत में होगा। अब वहां पे क्या होगा, वहां पे स्वर्ग तो आएगा नहीं। तो फिर आपको मुर्दों का गांव 46 था, स्वर्ग और पृथ्वी 49 था, चांद और टूटे हुए लोग 55 था, बंद गली का आखिरी मकान 69 था। हम लोगों ने कितने राइटर को देख लिया इतने दिन में? कुछ तो याद हुए होंगे। जैनेन्द्र, यशपाल, इलाचन जोशी अज्ञे है, अस्कात छोड़ दिया अभी, राजेंद्र है, विश्रानी, निर्मल, धर्मेंद्र भारती, और इधर ये आपका एकदम आराम से ये भी खत्म हो जाएगा। यहाँ से आप लोग लगा रहे हो ये भी पूरा खत्म हो जाएगा। और वो कहाँ पे गया, एक और भी है जिसके नीचे ये बर्थडे आएगा पूरा। तो इतनी चीजों को सोर्स करके आपको पूरा खत्म हो जा रहा है। और इनके अलावा दृष्टि और आपका खुद का रजिस्टर होना चाहिए। आप कुछ दिन बाद अपने आप को अंदाजने के लिए इसको उठाइएगा, आपको लगेगा सारा याद है। एक चीज को हम लोग 4-4 सोर्स से कर रहे हैं, ठीक है, एक विधा को 4 सोर्स से कर रहे हैं, तो वो कंप्लीट हो जा रहा है। बाकी बीच बीच में आप लोगों से भी पूछेंगे, आज ही हम नहीं समझा रहे हैं, किसी दिन हम आप लोगों से, निर्मल वर्मा का आप बताओ, भीष्म सानी का आप समझाइए, या राजेंद्र यादव की मूर्ति खरीदने गए थे, आपको क्या क्या मिला था। ये चीज आपको करना है, रेगुलर आप लोगों को प्रैक्टिस में रखना है। थोड़ा सा आज क्लास लेट हो गया, हम कोशिश करेंगे इसको फास्ट करेंगे। और मैंने आप लोगों के लिए एक चीज और सोचा है, आप लोगों के लिए क्या, अपने लिए सोचा है समझिए। हम लोग बीच में हिंदी साहित्य के इतिहास को भी कोशिश करेंगे कि आध घंटे मैनेज करें, ठीक है। अल्टीमेट सक्सेस लेना है तो अपना पराया कुछ नहीं, सीधे अपना भला तो जग भला, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हो। और ये आप लोग थोड़ा सा करके ना ये ट्राई करो, खूब पेजे भरो, जितनी पेजे फाड़ फाड़ के भर सकते उतना करिए, जितना लिख सकते लिखिए। जितनी भरेंगे, जितने आपने बनाया कि हाँ दुकान पे गए, 52 में घूमने गए, मूर्ति खरीदा, ताजमहल खरीदा, ये किया, अपने आप को समझाइए, देखिएगा सारे आपके दिमाग में होंगे। पता है मेरे साथ क्या गड़बड़ था, मुझे कॉन्सेप्ट तो सारे आते थे, एक भी डेट नहीं याद होता। पर आज मुझे पता है कि मुझे मूर्ति और ये दुकान में खरीदना है सब याद हो जाएगा, क्योंकि मुझे निमोनिक्स टेक्निक से चीजें याद होती है, बना के याद होता है। हम लोगों को इंजीनियरिंग ड्राइंग कराते थे मैकेनिकल में, मैं रात रात भर ड्राइंग बनाती थी वहां पे, क्योंकि ड्राइंग अच्छा लगता था, बाकी मैथ फिर बकवास लगता था हमको, तो वो काम कर रहा है, कोई चीज जीवन में व्यर्थ नहीं जाता, ये समझ में आ गया। ऐसा अपना रजिस्टर मेंटेन कर लीजिए, ठीक है। बाकी कुछ भी हो तो उसको वहां पे बोल दीजिएगा, आज बहुत टाइम हो गया, 11 बज गया क्लास का, ठीक। आज घर वाले फोन भी नहीं किए, ठीक है। चलिए फिर इन करते, इसको एज ए डेमो क्लास हम डाल देंगे, ठीक है। एज ए डेमो क्लास पूरा कंप्लीट रहेगा, कोई बात नहीं है, ठीक है, कंप्लीट। और ये आप अपने पास ही रिकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है, सभी को रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, तो फिर रखते हैं, एंड करते हैं ना क्लास सेशन को। गुड नाइट एवरीवन।